बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सोहेल साहब, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम तस्नीम साहब, बिल्कुल खैरियत से, अल्लाह का बहुत 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 शुक्रिया कि आप इतनी दूर तशरीफ लाए ये बातें करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। तो पहले तो बताएं कि बात शुरू कहाँ से की जाए, जरा कुछ अपने बचपन से कुछ बताएंगे आप मुझे, बचपन कैसा गुजरा? जी ज़रूर। सबसे पहले तो तस्नीम साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फासला तो खैर कोई अहमियत का हामिल नहीं है, अगर दिल मिलते हों दिलों में फासला नहीं होना चाहिए। दिलों में फासला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जी, तो बिल्कुल भी नहीं था और मुझे बहुत खुशी है यहाँ आकर, और ख़ासतौर पे आपके इस कुतुब खाने को देखकर तो मुझे और भी ज़्यादा ये खुशी पार्ट हुई। ऑफ इट है। हाँ, जी, 3 है बिल्कुल, हमारे, ये बिल्कुल। 3 है हमारे कुतुब खाने जी, की। बिल्कुल। अच्छा, वो मैं बाकी जी, 2 जी। भी हाँ। देखना चाहूँगा। अच्छा, आपने बचपन के हवाले से बातचीत शुरू की। बचपन का आपका बचपन तो पैदाइश के बाद ही शुरू होगा। जी, मेरा अपना भी ऐसे ही ख़्याल है। जी, मेरा बचपन जो है वो बंस रोड पे गुज़रा। हाँ, उस ज़माने में जो है शायद शहर में रहना ज़्यादा पसंद किया जाता था, हाँ। और इब्तदाई तालीम जो है बिल्कुल मेरी वो मोहल्ले के ही एक स्कूल, प्रोग्रेसिव स्कूल से शुरू हुई। फिर मेरा दाखिला मेट्रोपोलिस स्कूल में करा दिया गया। मेट्रोपोलिस स्कूल की एक वजह शोहरत यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत मोइन अख्तर भी वहीं से अच्छा, पढ़े हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन उसके बाद चूँकि 77 में जब स्कूल कौमियाए गए, नेशनलाइज़ेशन हो गई, तो वालिदैन का ख़्याल था कि शायद वहाँ तालीम अच्छी नहीं हो, और मेरी तालीम का सही मानों में जो सफ़र शुरू हुआ, वो नासरा स्कूल से हुआ। नासरा स्कूल, अच्छा। जी। 7वीं जमात में मैंने नासरा में दाखिला लिया और फिर वहीं से मैंने मैट्रिक किया। जी, 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 जी। और वहीं पर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी पर बहुत दूरस असर डाला, और आज वो तक क्या है उसका। ना? तो वो ऐसा है कि वो स्कूल हमारा ऐसा था कि उस ज़माने में जी, बहुत कम स्कूल होते थे जहाँ हाउसेज़ होते थे। अच्छा। जी। हबीब स्कूल था, नासरा था, बीवीएस, ये कुछ, या सेंट पैट्स, जी, चंद जी, जी, स्कूल जी, थे जी, 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 जी। प्राइवेट में जहाँ हाउसेज़ होते थे। हाँ, वो ग्रीन हाउस भी येलो। जी, 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 जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे ज़माने में जो हाउसेज़ थे उनके नाम थे एमरल्ड, डायमंड, सफ़ायर और पर्ल। अच्छा, और मैं खुद जो है वो पर्ल हाउस में था। क्या बात है! जी, तो आप पर्ल को फिर पर्ल हाउस हाँ, में ही हाँ, हाँ, होना हाँ, हाँ, चाहिए हाँ, था। हाँ। तो उसमें ये होता था कि हमारे यहाँ इंटर हाउसेज़ कॉम्पिटिशन होते थे हर मौक़ों सही, पे। सही। चाहे वो कोई ऐसी, आप समझ लें, ईद मिलादुन्नबी है या यौम पाकिस्तान है या 14 अगस्त है, तो उसमें वो तकारीर वग़ैरह होती थी। तो मैं चूँकि क्लास में काफ़ी पार्टिसिपेट करता था, तो हमारे हाउस। मोती थे क्लास के, अब तो। हाँ जी, मैंने भी वो अर्ज़ किया। आप कहना चाहिए वो हुस्न नज़र है आपका। तो उसमें से एक टीचर ने मुझे कहा, मिस इस्मत नाम, मुझे आज तक उनका नाम याद है। उन्होंने मुझे कहा कि आप इतना अच्छा क्लास में बोलते हैं, तो स्टेज पे आके क्यों नहीं बोलते? सही। और यूँ मेरा जो पहला, आप कहना चाहिए, तकरीरी मुकाबले में मैंने शिरकत की और वहाँ तकरीर की। लेकिन अगर मैं आपको उसके नताइज बताऊँगा तो आपको शायद अजीब ही लगेगा, या मुझे नहीं पता अच्छा, आपको मुझे अजीब यकीन। नहीं लगेगा। मैं उसकी वजह आपको बात बताऊँगा, आप बताइए पहले। अच्छा, उसमें हुआ ये कि आप यूँ समझ लीजिए कि मैं लाफिंग स्टॉक बन गया। यानी पता नहीं मैंने क्या किया, दोस्तों का ख़्याल था कि मैंने वहाँ से कुछ हवास बाख्ता सा रहा, और कुछ अवंदक किस्म की हरकतें मैंने की, कुछ सर को दाएँ-बाएँ बहुत तेज़ी से घुमाया, या कुछ और ऐसी की बात। यूँ समझ लीजिए कि वो हर किसी के लिए फ़र्ज़ हो गया था कि मुझ पे कोई ना कोई जुमला कसे, और मैं यूँ समझ लीजिए कि हँसी का मौका बन गया था पूरे स्कूल के लिए। अब ये खासी, आप समझ सकते हैं कि अनकंफर्टेबल या तो खुशगवार सूरत हाल नहीं थी। अच्छा, उसके 2-4 दिनों के बाद ये हुआ कि मुझे आके किसी ने बताया कि स्टाफ रूम में मिस इस्मत मुझे बुला रही हैं। सही। तो खैर मैं चला गया, तो उन्होंने बिठाया, बात-वात की, वो भी जानती थी हुआ क्या था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुहेल, आगे क्या इरादा है? तो मैंने कहा, जो कुछ हुआ है इसके बाद भी कोई इरादा हो सकता है? बिल्कुल हाँ, ऐसे। सही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुहेल, मेरे हिसाब से इस वक़्त आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं। इसके बाद या तो आप ज़िंदगी भर के लिए अच्छे स्पीकर बन जाएँगे, या फिर आप ज़िंदगी भर कभी स्टेज पे नहीं जा पाएँगे। बहुत उम्दा बात है। तो मैंने कहा, आप क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा, अपने आप को एक मौका और दो। अब स्कूल में जो सूरत हाल हो चुकी थी, तो स्कूल में तो दोबारा मौके के लिए बड़ा हिम्मत और हौसला चाहिए था। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उस ज़माने में हम बंस रोड रहा करते थे और ईद मिलादुन्नबी का मौका था। तो उस वक़्त एक अंजुमन तलबा इस्लाम, एक और सियासी जमात की ज़ैली तंज़ीम थी तलबा के लिए। तो ऑल पाकिस्तान कराची ईद मिलादुन्नबी का तकरीरी मुकाबला हुआ। वो बोल्टन मार्केट की किसी मस्जिद में तमाम कराची से लोग इकट्ठे हुए थे। और मैं अगर इख्तिसार से बयान करूँ, खैर तकरीर अच्छी गई, वही तकरीर की जो मैंने स्कूल में की थी। या नहीं कर पाया था। या नहीं कर पाया था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत सही बात कही आपने।
तो हुआ ये कि उसमें उन्होंने स्पेशल प्राइज से शुरू किया। मैंने कहा अच्छा शायद स्पेशल प्राइज मिल जाएगा। खैर वो 2 थे, नहीं मिले। तीसरा, दूसरा, अच्छा दूसरे तक गया ना, मैं बड़ा इस तरह बैठा था कि अगर मेरा नाम पुकारा जाए तो मैं फौरन से खड़ा हो जाऊं। अच्छा जब दूसरा फिर इनाम हिम्मत हार गया आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल स्पॉट ऑन बात की है। ये कहते हैं ना, यू हिट द बुल्स आई। तो हुआ ये कि जब वो दूसरा भी चला गया तो मैंने कहा नहीं अब तो नहीं हो सकता, और मैं एकदम से जैसे Relax. रिलैक्स होकर पीछे का, अब सुहेल ये साहब, चांस भी ये गया। चांस भी गया, और पहले पर जो है वो मेरा नाम आ गया। वाह। और पहला इनाम आज भी वो किताब मेरे पास है, हमारा इस्लाम, उस पे, और उस पे लिखा हुआ है उसके इब्तदाई सफ़े पे कि ये उस तालिबे इल्म को मिलेगी जिसका पहले, क्योंकि नाम उस वक्त उनको हाँ मालूम हाँ नहीं हाँ था। हाँ हाँ। तो आज भी वो किताब मेरे पास है, और उसके बाद से फिर ऐसा सफ़र शुरू हुआ जो आज तक जारी है। अच्छा मजे की बात बताऊं, मेरा भी कुछ ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है। माशाल्लाह। और मैं भी स्कूल लाइफ में पहली बार जब तकरीर करने के लिए गया, बड़ी हिम्मत कर आगे बहुत उम्दा तकरीर लिखी। और मैं भी कोई 5वीं 6वीं पढ़ता था, और इतना मुझे कॉन्फिडेंस है पेपर कि मैं तकरीर अपने नीचे रख के आ गया था, मैं तो ज़बानी करूंगा। वहां मैं गया बिल्कुल भूल गया, कोई एक लफ्ज याद नहीं आया। तो जैसे आपको फेस करना पड़ा वैसे वालों को फेस करना। तो मेरा दोस्त था, वो बेचारा जाके कापी से निकाल के और लाके उसने मुझे स्टेज पे दी कि ये थी तकरीर आपकी, और वो कम्बख्त भी गलत सफा उठा के ले आया। हमने वहीं पे रोना शुरू कर दिया। और मुझे याद है कि स्टेज पे सिवाय रोने की मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। तो मुझे कोई मिसेज इसमत तो नहीं मिली थी, लेकिन ये एहसास जरूर था कि इसके बाद फिर कोई दूसरा चांस है नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि उसके बाद से मैं 3rd ईयर तक बहुत ही दब्बू लड़का था। मैं क्लास में सवाल का जवाब नहीं देता था, और मैं किसी से बात नहीं करता था। और 4th ईयर में मैं आया हूँ तो एक दिन वहाँ पे फिल्बती तकरीरी मुकाबला हो रहा था। तो मेरी भी जहन में वही बात है कि नाउ और नेवर। और मैंने उसी वक्त अपना नाम लिख के भेज दिया कि मैं फिल्बती तकरीर करूंगा। गया, तकरीर की, 2nd प्राइज गया, और उसके बाद से सारे मेरे लिए मौके खुलते चले गए। माशाल्लाह। मैं वहाँ पे लिटरेरी सोसाइटी की भी सेक्रेटरी था, पूरे पंजाब में आता तकरीर करने के लिए। ये जो सुहेल साहब ने वाकया सुनाया है, या जो मैंने अपना वाकया सुनाया है, ये हम लोग की अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो नई नस्ल उसको बता रहे हैं कि वक्ती तौर पे अगर कोई ऐसा हो भी जाए तब भी कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस चीज ने मुझे हौसला दिया कि कुछ भी है, कम से कम मुझे स्टेज पे आकर खड़े होने का हौसला तो है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। वरना पीछे बैठकर हुटिंग करना तो बहुत ही आसान है। हिम्मत नहीं हारनी भाई, हाँ हिम्मत नहीं हारनी है। वो खैर एक आगे चलेगी, हम बात करेंगे। मेरा एक लेक्चर भी है, रेसिपी ऑफ सक्सेस। तो उसमें जो मैं बात करता हूँ उसमें आमतौर पे रिजिलियंस की, कंसिस्टेंसी की, और एक लिटिल बिट ऑफ लक, कि जैसे मैंने कहा कि मुझे मिस किस्मत हाँ, मिल गई थी। हाँ। अब कुछ लोगों की जिंदगी में एक अच्छा टीचर, एक अच्छा उस्ताद, कोई अच्छा, अब मैं उसको लक कैसा कहता हूँ, अगर अच्छा उस्ताद मिल जाए। जी दुरुस्त, इसीलिए मैंने कहा कि बिट ऑफ लक, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन हो तो फिर कामयाबी झक मरा के कदम चूमेगी। बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि मैं समझता हूँ कि जब आदमी कोई भी किसी चीज का बेड़ा उठाए, तो कामयाबी नाकामी ये मेरा काम नहीं है, ये तो ऊपर वाले काम है। हमारा काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, और नतीजे अल्लाह के ऊपर छोड़ देना है। ये क्या ख्याल है आपका? नहीं बिल्कुल दुरुस्त, ये तो अल्लाह का हुक्म है जी, कि जी। मतलब देखे ना, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम जो कर सकते हो वो बीज बो दो, जी, उसके बाद जी, उसका जी। ख्याल रखो, पानी ये वो जो भी कुछ है वो तुम कर, बट बीज फट के दरख्त बनेगा या नहीं, ये इख्तियार तुम्हारा नहीं है, हाँ। यहाँ इख्तियार खत्म हो जाता है। वो मियां मोहम्मद साहब क्या प्यारी बात कह गए, जी और वो ये कि माली दा कम पानी लाना पर मशका पावे, माली दा कम पानी लाना पर मशका पावे, मौला दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। बिल्कुल। तो हम नतीजे के ऊपर ज्यादा हमारी नजर थी कि नतीजा क्या निकला। हमारा काम सिर्फ एफर्ट करना है, नतीजा देना तो अल्लाह का काम है, और अगर नहीं मिला तो मसला नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है अब तो आजकल हम इससे थोड़ा आगे चले जाते हैं, और हम नतीजा जो है ना सिर्फ, बल्कि हम नतीजा डिक्टेट करते हैं। जी हम जी अल्लाह को कहते हैं कि तुम्हें पता है ना मुझे ये नतीजा चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये हम जरा, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी आपसे तो बहुत सारी बातें जो मेरी होनी है, वो आपके जो एज ए ट्रेनर, एज एन HR एक्सपर्ट जो बातें होनी है। और ये फैक्ट ऑफ लाइफ है कि हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है। दुरुस्त, ये हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं क्या अच्छा है, और जब नहीं मिलता है तो फिर अल्लाह में से गिले शिकवे करने पड़ते हैं कि मौला मेरी बारी क्यों आखिर, ये इतना अच्छा चांस नहीं मिल गया। लेकिन मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये ऊपर वाले की जात जानती है। दुरुस्त। अगर आप इजाजत दें, एक बड़ी मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, और शायद अगर इस तवज्जुह से बहुत से लोगों तक पहुंच जाए। आप ये देखिए कि आमतौर पे हम किसी लम्हे कोई, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं कहूँ कि यार जूस पीने का दिल चाह रहा है, जी। और यकायक आपका जो यहाँ पे कोई बोतमिद है या कोई है, वो जूस लेकर आ जाए, तो आप देखिए कि हमारे मुंह से फौरन पहली बात क्या निकलती है
यार काश मैं कुछ और मांग लेता। ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं इसको ये कहता हूँ कि मैं आपको दूसरी दुआ कबूल करने का तरीका बताना चाहूंगा। क्या? अब यही होता है कि यार ये दूसरी दुआ क्या हुई, पहली दुआ क्या हुई? भाई पहली दुआ तो यही थी। अब आप ये देखिए कि अगर आप किसी बच्चे को एक चॉकलेट दें और वो चॉकलेट लेने के बजाय या शुक्रिया कहने के बजाय वो कहता है यार अब मैं आपसे कुछ और मांग लेता, तो आपका क्या दिल चाहेगा? आपका दिल चाहेगा कि मैं पहले वाला चॉकलेट भी ले लूं। सही। और अगर आपने दूसरा चॉकलेट चाहिए, अल्लाह से दूसरी दुआ मनवानी है, कबूल करवानी है, तो उसका पहला तरीका तो यह है कि आप कहें मालिक तेरा शुक्र, जो मांगा तूने दिया और तू ही मालिक है। अब इसके बाद आप मालिक से दूसरी बात कहें, हो ही नहीं सकता कि मालिक वो बात टाल दे। चलो, आपकी बात से बड़ी याद के अगर इजाजत मिल जाए जी जी जी। एक और मैं बात कहूंगा। जी अगर आप किसी घर जाएं और वहाँ बहुत सारे बच्चे हों और आप पास सारी टॉफियां हों और आप एक बच्चे को पकड़ा देंगे भाई शेयर कर लो, और वो बच्चा आपके सामने सारी निकाल खा जाए और किसी गुस्सा से कहे तो मंगल चलो ये मेरी ही है, तो क्या आपको दिल चाहेगा उसको दोबारा देने का? बिल्कुल भी नहीं। जब हम इंसान हमें अल्लाह में अपनी नेमतें देता है तो उसे हम खुद खा लेते हैं, खुद कंज्यूम कर लेते हैं, और दूसरों के लिए हम समझते हैं कि उनको देना अल्लाह मियाँ काम है ये। तो आपकी टॉफी की मिसाल से मैं टॉफी की मिसाल दूंगा कि अगर अल्लाह मियाँ कभी दे दे तो फिर शेयर भी करना चाहिए दूसरों के साथ। ये हमें तो मिलता ही, हम ये समझते हैं कि जो हमें मिलता है वो सिर्फ हमारे लिए है। यही ख्याल गलत है। हमें जो मिलता है वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमसे वाबस्ता तमाम लोगों के लिए है। और मैं आपको एक और ये बताऊं कि अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है कि अगर वो लोगों में से कुछ लोगों को अपने डाकिया बना दे। जिसको देना है वो तो पौला पहुंचा ही देगा। मेरा और आपका तो हिसाब खोल दिया अगर हमारे जरिए पहुंचा दिया, और हम उसको अपने पास रोक के अगर बैठ जाएंगे तो वो रास्ते ही बंद कर देंगे अपना। ये दुरुस्त, तो ये तो अल्लाह की देन है और अल्लाह का बड़ा इनाम है कि जिनको चुन ले, आदमी कितना खा लेगा, कितना अपने पास बचा लेगा। और दादा से ऊपर किसी को नाम याद नहीं होता है। दुरुस्त, बिल्कुल। और फिक्र होती है साहब पूछतों की। चलिए साहब, अभी हम आपकी स्कूल लाइफ से अभी कॉलेज लाइफ में पहुंचे हैं। जी, अब मैंने जब आपसे अर्ज किया कि नासरा से मैंने मैट्रिक किया, एसएम साइंस से मैंने जो है वो, बल्कि वो दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि मेरे नंबर ऐसे आए थे कि मेरा ख्याल था कि मेरा आदमजी साइंस कॉलेज में हो जाएगा। उस जमाने में आदमजी और डीजे शहर के बहुत मशहूर कॉलेज हुआ करते थे, बट वो बदकिस्मती है कि जहाँ मेरिट बंद हुआ उससे थोड़ा नीचे था, और उस दरमियान में मैंने नेशनल कॉलेज को मिस कर दिया। दूसरे नंबर पे नेशनल कॉलेज आता था, तो नतीजतन फिर मैंने एसएम साइंस कॉलेज से हशमतुल्लाह लोधी साहब, जिनका बेटा आजकल एनईडी के वाइस चांसलर हैं, सरोश लोधी साहब, शायद उनके वालिद हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे हशमतुल्लाह लोधी साहब। की दुनिया का बड़ा नाम था हशमतुल्लाह लोधी साहब। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तो वहाँ से मैंने इंटर किया। इंटर में कोई इतनी खास गैर निसाबी सरगर्मियाँ नहीं थी, लेकिन इंटर के बाद एक टर्न आया। लामहला मैंने प्री मेडिकल से किया था, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन वो मेरे करियर में वाहिद है जब मेरी सेकंड डिवीजन आई और आई कुड नॉट मेक इट टू द मेडिकल कॉलेज। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको वो दे दिया ना, आपका बेटा माशाल्लाह इतने अच्छे नंबर से डॉक्टर हो गया। जी जी जी, बिल्कुल, बेटा डॉक्टर है। वो बाज़ औक़ात वो वालिद अपनी तशना ख्वाहिशात अपनी औलाद की सूरत में पूरा करते हैं, लेकिन इसकी खुद ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, मैंने उस पर कोई मुसल्लत नहीं की थी। अच्छा, तो वो उस दरमियान में फिर मैंने जो है वो बीएससी में दाखिला लिया, इस्लामिया साइंस कॉलेज से मैंने बीएससी की। ये दौर बड़ा मज़े का था। यहाँ बहुत ज़्यादा गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया। मैं ज़ूलॉजिकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, उर्दू सोसाइटी में भी काफ़ी एक्टिव रहा। और यहाँ से वो एक दौर है, अगर आप इसे या हमारे सुनने वाले और देखने वाले इसे खुद नुमाई ना समझें, तो ये वो दौर था कि जब मैं तकरीरी मुकाबलों में जाया करता था तो लोग ये नहीं पूछते थे कि पहला इनाम किसको मिलेगा, वो कहते थे अच्छा ये बताओ दूसरा किसको मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो पहला जो है वो अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा। और आप तो वैसे माशाल्लाह मार्केटिंग के भी आदमी हैं, तो मुझे याद आया कि कोई ख्वातीन की कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सी हुई है, तो उन्होंने एक इश्तिहार दिया था कि बताइए कि इस फील्ड में, अपना ने कुछ नहीं कहा, कि दूसरी बड़ी क्रीम कौन सी है। बिल्कुल सही, क्योंकि पहली तो एस्टैब्लिश है। पहला तो उससे काफी, तो आप जानते ही ना, तो उनका अपना से इशारा नहीं दिया, कभी ये फेशियल क्रीम के अंदर दूसरा बड़ा नाम कौन सा है वो बताइए। अब मुझे नहीं पता, हमारे मुल्क में रहते हुए एक और इश्तिहार मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो 4 बियर बनाने वाली कंपनियों के जो सीईओ थे, उन्होंने एक दिन मिलने का प्रोग्राम बनाया बार में। तो एक एक करके जैसे वो पहुंचे तो हर सीईओ ने अपनी ही कंपनी का बियर का ऑर्डर किया। तो 3 उससे तक पहुंच चुके थे, उन्होंने अपनी ही कंपनी की बियर का ऑर्डर दिया और वो पी रहे थे। तो इतने में फिर चौथी कंपनी का सीईओ आया और उसने आके देखा, कहने लगा अच्छा अगर तुम लोग बियर नहीं पी रहे तो फिर मैं भी नहीं पीता, और उसने अपने लिए पानी मंगवाया।
चले साहब, ये भी एक मार्केटिंग का अंदाज है। मार्केटिंग अंदाज ही है। तो आप तो हमारी वो तश्ना लबी को बढ़ा रहे हैं। हम ना पी सकते हैं ना पिला सकते हैं, क्या गालिब ना तुम पियो ना किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराबे तौर की। मैं खाली गुफ्तगू थोड़ा यहाँ रखते हैं जी जरूर। और इसके बाद फिर अगले हिस्से में इंशाल्लाह और मजे की बातें होंगी। तो जनाब सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहला हिस्सा तो आपने बड़े खूबसूरत मोड़ पे लाके छोड़ा, पीने पिलाने का दौर कि अगर तुम तीनों नहीं पीते तो फिर मैं भी नहीं पीता, पानी पी लीजिए। वैसे कैसा दौर था वो भी। अच्छा, हमारी नस्ल उसमें से है कि जब छोटे थे तो बड़ों के डर से कोई काम नहीं किया, और जब बड़े हो गए तो छोटे से कोई काम नहीं किए, तो सिर्फ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पी नहीं सकते। ये दुरुस्त, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि हम लोग छोटे थे तो शहर में जो है वो मैखाने हुआ करते थे। जी हाँ, वो हमने देखे थे, लेकिन वो उस वक्त उम्र ऐसी थी कि सिर्फ बाहर से देख सकते थे। जी जी। अच्छा, और वो भी डरते डरते, जैसे कोई महल्ले वाला देखते ना मैं। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। और कहते हैं कि जब अंदर जाने की उम्र आई तो मैखाने ना रहे। हाँ, और अब तो उतनी भी नहीं मिलती मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो चलिए साहब, आपका कॉलेज का दौर आया, आप नेशनल कॉलेज तक पहुंच गए, फिर और आपने वहाँ पे बीएससी किया इस्लामिया साइंस कॉलेज इस्लामिक साइंस कॉलेज से। और एक बड़ा फैसला था, क्योंकि जब मैट्रिक में और जब आपके इंटर में मेडिकल में दाखिला नहीं हो सका ये, तो अक्सर लोग, जिसमें मैं भी शामिल था, कि फिर वो सब्जेक्ट चेंज कर लिया करते थे कि यार नहीं है, तू जो हट जाए अपना भी यही तो और सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। लेकिन आपने साइंस का कंटिन्यू रखा। जी दुरुस्त दुरुस्त, मैंने इसको कंटिन्यू किया था। आगे क्या था आपकी जिंदगी अच्छा, में? इसमें ये था कि जैसी आप यानी कि मैंने इम्तिहान दे दिया था बीएससी का और रिजल्ट अवेटेड था, तो वो फिर मैंने जो है वो जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो वो उस ज़माने में सबसे पहला इंटरव्यू जो मैंने दिया वो हेक्स्ट कंपनी में दिया था। उन्होंने वॉक इन इंटरव्यू किए थे और मैं पहला दूसरा लेवल क्रॉस करते हुए तीसरे तक मैं पहुंचा। वहाँ एक हिमाकत की एज़ यूजुअल, जो मैं माजी में भी करता रहा, तो वहाँ तीसरे इंटरव्यू से मैं बाहर हो गया। इसके बाद फिर वायत लेबॉरेटरीज़ का इश्तिहार आया, मैंने अप्लाई किया और वहाँ खैर इंटरव्यू प्रोसेस से होते हुए, और यहाँ भी एक बड़ी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई। जब तीसरे लेवल पे मुझे मार्केटिंग मैनेजर के सामने बिठाया गया, रबनवाज खान साहब नाम था उनका, और आज भी मेरे उनसे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने जो है वो मुझे लिख रहे थे कुछ और साथ साथ इंटरव्यू भी कर रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब आप कॉलेज में थे तो हैव यू एवर थॉट ऑफ बिकमिंग अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव? मैंने वो फार्मा में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए अप्लाई किया था। तो मैंने कहा नो। अच्छा, वो उन्होंने लिखते हुए सर झुकाते हुए यूं सवाल किया था। अब जैसी मैंने यक लफ्जी जवाब दिया नो, तो उन्होंने कलम पेंसिल रखी अपनी यूं करके सीधे हुए, मुझे कहते हैं देन व्हाट आर यू डूइंग हियर? की कर रहा है भाई? दुरुस्त। तो अब जैसे हमने कहा कि हमने शुरू से वो मार्केटिंग का वो था, तो मैंने कहा अब ये अपॉर्चुनिटी है कि इस पे आपको अपना जवाब देना है। तो मैंने कहा आपने सवाल किया था कि जब मैं कॉलेज में था तो मैंने ये सोचा था, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि उस वक्त मैंने अपना कारोबार का सोचा। जिस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है वहाँ आमतौर पे लोग कारोबार ही करते हैं। सही है। लेकिन जब मैंने पास आउट किया और मैंने हालात देखे, तो मुझे लगा कि इस वक्त कारोबार के लिए मेरे हालात, तो इसलिए मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और इसलिए मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अच्छा 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 अच्छा। वो हेक्स में क्या छक्का मार दिया था आपने, नौजवानों को मालूम हो कि जिसमें से जॉब नहीं मिली? असल में वो हुआ यूं था कि उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे कस्टमर्स कौन है। अच्छा, हेक्स ने। हाँ। तो मैंने कहा कि हमारे कस्टमर्स डॉक्टर्स हैं, क्योंकि हम उनको अप्रोच करते हैं, हर के वो खुद तो नहीं खरीदते बट इन्फ्लुएंसर होते हैं और उनके प्रिस्क्रिप्शन पे, उनके नुस्खे पे दवा खरीदी जाती है। उनका ठीक। दूसरा, तो मैंने कहा कि केमिस्ट, तो जो हमारी अद्वियात का स्टॉक रखेंगे ताकि वहाँ से वो जो कंज्यूमर है वो खरीद सके या कस्टमर खरीद सके। तो उन्होंने कहा ये भी ठीक। और अब खुदा मालूम मैं किस जहन में था, तो मैंने कॉमन मैन बोल दिया। तो उन्होंने कहा लीव द फर्स्ट टू टेल मी हाउ अ कॉमन मैन वुड बी आवर कस्टमर। अच्छा, वो मैंने बहुत सारी मुकर्ररी, सारी जो अफलातूनी, अव्वल तो उस वक्त तो थी भी नहीं, शायद अब भी नहीं है, तो वो तो धरी की धरी रह गई ना। अब मैंने अपनी बहुत आएं बाएं शाएं करके उधर उधर की बात की, तो थोड़ी देर तक तो वो मुझसे सुनते रहे, फिर मुझे कहने लगे डू यू थिंक योर आंसर इज रियली कन्विंसिंग? तो यहाँ फिर मैंने ईमानदारी का मुजाहरा किया, मैंने कहा नो, आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक, थैंक यू वेरी मच। और वहाँ पे वो इंटरव्यू इख्तिताम हो गया। ये उस कंपनी का नाम था हेक्स्ट। आमतौर पे इसको लोग होएक्स्ट कहते हैं, या लेकिन वजह से कि मैं भी एक दफा जा चुका हूँ, मैं किसी और मार्केटिंग स्कीम में गया था। ये
तो वहां मैंने देखा कि उनके यहाँ एक बोर्ड रखा हुआ था ये, जिसपे लिखा था वी प्रोनाउंस इट HEXT। जी जी तब से मुझे याद था कि ये हेक्स्ट कहते हैं जी, दुरुस्त। तो चूंकि मैंने अप्लाई किया था, चूंकि जर्मन कंपनी है, जी जी और जी। चूंकि जर्मन कंपनियों के नाम मतलब यूं कहना चाहिए कि बाज़ाहिर देखने में यूं समझ लीजिए कि हाथी के दांत खाने के और सही। दिखाने के और खाने के और थे, जी। तो वो नजर कुछ और आता था लेकिन तलफ्फुज कुछ और तो होता था। कारोबार छोड़कर फिर इस तरीके से आप आए मार्केटिंग की दुनिया के अंदर। जी दुरुस्त। जी। और मुझे अपने फैसले पे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी। सिर्फ 3.5 साल की सर्विस के बाद वाइट लेबोरेटरीज में एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड होता था, और उसमें जिसको मैन ऑफ द ईयर आप कहते थे, हम्म। तो वो 3.5 साल की सर्विस के बाद मैं मैन ऑफ द ईयर हो गया। अच्छा, आमतौर पे होता ये था कि मैन ऑफ द ईयर का अनाउंसमेंट जो है वो आखिरी दिन होता था, सही। जो लास्ट वो डिनर होता था, उसमें सारे इनामात और, बट उस साल उन्होंने ये किया कि पहली चाय से पहले हमारे लोग थे, उससे भी रिलेटेड बड़ा एक दिलचस्प वाकया, वो शायद मैं आगे चल के किसी वक्त बात करेंगे। तो हुआ ये था कि उन्होंने चाय के वक्फे से पहले कहा कि डायरेक्टर मार्केटिंग थे हमारे शाह बल्खी साहब, तो उन्होंने कहा हम आमतौर पर आखिरी दिन अनाउंस करते हैं, बट इस दफ़ा ये पहले करेंगे। अच्छा। और वो बड़े उससे लेते हुए चले, और फिर मेरा नाम अनाउंस हुआ। और वजह ये थी कि वो उसको पहले अनाउंस करने का ये था कि उस ज़माने में, शायद अभी भी होगा, 7वीं और 8वीं मंजिल एग्जीक्यूटिव फ्लोर हुआ करता था मैरियट में, और वहाँ लामहला हमारे कंपनी एग्जीक्यूटिव ठहरे हुए थे। तो मैन ऑफ द ईयर को एग्जीक्यूटिव फ्लोर पे मूव किया जाएगा। अच्छा जी, और वो उन्होंने अनाउंस किया, और फिर लामहला मेरा सारा सामान जो भी था कमरे में, उस वक्त हम ट्विन शेयरिंग में हुआ करते थे, तो वो फिर 7वीं या 8वीं मंजिल पे शिफ्ट किया गया। होटल की तरफ से केक और दुनिया जहान की चीज़ें वो आती रही। उन्होंने मुझे कहा भी कि मैं अपनी फैमिली को बुलाऊं शाम में आज किसी वक्त, और उनको भी दिखाऊं कि क्या हुआ है ये सब कुछ। तो वो हुआ, और इस तरह से फिर आगे चली बात। वो जो मैं बात बताना, एक बात है, उस जमाने में फेसबुक था नहीं। हाँ, फेसबुक बिल्कुल नहीं था। तो अगर फेसबुक होता फिर आपके मतलब कितनी और कई गुना खुशी होती जब सेल्फियां लग रही होती है अपने होता। खैर वो यादें तो आज भी ताज़ा की जा सकती है, क्योंकि सारी तस्वीर मेरे पास हैं। वो उन्होंने उस जमाने में, जो आप समझ लें कि 88 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, 25,000 रुपए कैश अवार्ड था, और 1 हफ्ते की पेड लीव होती थी ताकि आप घूमने फिरने कहीं जा सकें। और वाइट का इंसिग्निया अगर आपने देखा हो तो वो यूं करके 2 पीक्स का वो थोड़ा होता था, तो वो एक इंसिग्निया मिला करता था, उसके नीचे लिखा हुआ होता था कि मैन ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 19। वो एक फिजिकल ईयर फॉलो करते थे, नवंबर से अक्टूबर का, तो वो होता था। तो उसमें जो एक मैं दिलचस्प बात बताना चाह रहा था वो ये था, वो भी अल्लाह ताला ने वैसे पूरी की। और आज मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि बहरहाल मैं सेल्समैन था, सेल्समैन हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे सेल्समैन कहलवाने में बहुत शर्म आती थी, या मुझे कोई अगर सेल्समैन कहता था तो मैं शायद कबूल नहीं कर सकता था। तो जब हमारी कॉन्फ्रेंस होती थी तो सैयद शाह बल्खी हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर थे, एजाज कुदरतुल्लाह खान हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो ये उमूमन खड़े होकर और बड़े मजे से कहते थे आई एम अ सेल्समैन। तो मेरे एक दोस्त थे मसूद खान, तो वो मुझे यूं करके उन्होंने कोनी मारी और कहने, देख रहे हो शाह साहब और एजाज साहब भी अपने आप को सेल्समैन कहते हैं, तुम्हें बड़ी शर्म आती है। मैंने कहा मुझे वहां पहुंच जाने दे, मैं भी बोलूंगा आई एम अ सेल्समैन। क्या बात है। तो आज मैं कहता हूँ, और अल्लाह ने मौका दिया, मैं ऐसे ओहदों तक पहुंचा। और वहां मैंने ये सेल्स ही नहीं है, मुझे एक और चीज मालूम है अकाउंट्स के फील्ड के अंदर। अगर आप कहें ना मैं फाइनेंस डायरेक्टर हूँ, फाइनेंस मैनेजर हूँ, कुछ और है, लेकिन अकाउंटेंट, मुझे याद है एक इदारे में काम करता तो हमारे साझे से जो अकाउंटिंग के शोबे के सरवर थे, तो एक दफा हम सबसे बड़ी खुशामद शामिल थी कि देखो मेरा रिश्ता आ रहा है, रजिस्ट्रेशन आ रही है, तो कोई शरारत ना हो, किसी अंदाज ना हो, सब तमीज से रहना। वो आए, मिले, चले गए। तो बाद में मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, वो हाँ हुई कि नहीं हुई, तो कहने निवास से इनकार हो गया। तो मैंने क्यों, क्या हो गया? कहेंगे मुझे इन्वेस्टिगेशन करने आए थे कोई खालू मामा चचा वगैरह, उन्होंने जाके बताया कि मुंडा थे अकाउंटेंट लग गया जी। तो जो सेल्समैन को जो कॉम्प्लेक्स होता है वो अकाउंटेंट को भी कॉम्प्लेक्स होता है। वो हर शोबे में शायद कुछ ऐसे ओहदे हैं कि जहाँ पर वो लोग जो हैं वो नहीं करना चाहते। तो मैंने जैसे कहा कि वो उस वक्त मुझे भी बहुत आर फील होता था, लेकिन आज मुझे बल्कि मैं कहने में फख्र महसूस करता हूँ कि आई वॉज अ सेल्समैन, आई एम अ सेल्समैन एंड आई विल बी अ सेल्समैन। क्या बात, ये है अपने खुद उसके बाद फख्र वाली बात है। तो फिर वाइफ तो वहीं रिटायर, तो वहीं वाइफ से हुए होंगे। नहीं, रिटायर तो मैं आज भी नहीं हूँ। नहीं, जितनी इज्जत तो उन्होंने दी, आपने फिर सोचा भी नहीं कि छोड़ने के लिए कभी? नहीं, मैं, मेरा ख्याल है थोड़ा तेज चलता रहा या चलना चाह रहा था,
और वायद में उसकी मिसालें भी बाद में दी जाती रही जी। अच्छे लफ्जों में, क्योंकि वायद के बहुत सारे लोगों से मेरे आज भी ताल्लुकात हैं। तो वायद में उस जमाने में फार्मा में जो पुराने लोग हैं जानते होंगे 7 साढ़े 7 साल में पहला प्रमोशन होता था। तो मैंने कहा था कि मैं ज्यादा तेज चलूंगा, मेहनत करूंगा, तो मैंने अपने आप को 5 साल दिए थे। और 5 साल 5 महीने पे जब मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, वो हालात कुछ ऐसे थे, फार्मा इंडस्ट्री जी, जी, एक जी। फेज से गुजर रही थी, तो मैंने काफी मर्जर एमलगेशन जी भी लोगों ने कंसीव करना शुरू कर दिया था। जी दुरुस्त। तो वो सूरत में जो है वो फिर मैंने रिजाइन किया, और यूँ समझ लीजिए कि आमतौर पे तो फील्ड मैनेजर लेवल पे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता है। मेरा रेजिग्नेशन चलते हुए रीजनल सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इवेंचुअली मार्केटिंग डायरेक्टर तक चला गया। और शाह साहब ने मुझे खुद बुलवाया, अपने सामने बिठाया, मुझे कहा क्यों छोड़ के जा रहे हो, मैंने हाँ। वजह बताई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुहेल, आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बी प्रमोटेड फ्रॉम कराची। मैं कहा सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई नो दिस आंसर फॉर द लास्ट ईयर एंड हाफ, बट माई क्वेश्चन इज व्हेन। तो उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट आंसर दिस। तो मैंने कहा सर फिर मेरी माजरत कबूल कीजिए, मैं रोक नहीं पाऊंगा। और फिर मैं वहाँ से अपने रास्ते अलग कर लिए मैंने। कहाँ गए फिर आप? फिर कोई 1.5 साल के लिए मैंने सिकंदर प्राइवेट लिमिटेड ज्वाइन की थी। ये थोड़ा सा जज्बाती फैसला था। वो ये फेमस सिकंदर साहब नहीं, जो कि यहाँ पे कराची के इंडस्ट्रीज वगैरह भी कोई सिंध के? नहीं, ये वाले सिकंदर साहब नहीं थे। अच्छा। ये कासिम दादा के साहबजादे, हाँ, हाँ, सिकंदर हाँ, दादा। हाँ, हाँ, ये उनकी एक कंपनी थी जिसमें वो एयरक्राफ्ट के इंजन और स्पेयर पार्ट्स, ये पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और उनको मुशाक की सप्लाईज जो थी इनके पास थी उस जमाने में। उसमें लाइकॉमिंग इंजन लगता था। इंडेंटर से भी है, जी, मैन्युफैक्चर से ये? नहीं, हम बाहर से मतलब उनके इंडेंटर। इंडेंटर थे और उनके लिए करते थे। तो वो कोई मैंने 1.5 साल काम किया। उसके बाद फिर मैं DHL आ गया, और DHL मैंने 1 जुलाई 1992 को ज्वाइन की। और यहाँ से मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। और अल्लाह ताला ने तो खैर हर वक्त हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन इसके बाद जो है वो तरक्की का सफ़र आगे की जानिब चलना शुरू हुआ। DHL अपने जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे उनको वो टेरिटरी मैनेजर कहते थे, और उनको वो कंपनी मेंटेन कार देते थे। अच्छा। तो मैंने 1 जुलाई 1992 को उनको ज्वाइन किया, और अगस्त के महीने में जो है उन्होंने मेरे लिए रेंटा कार से गाड़ी अरेंज की। और मेरा ख्याल है सितंबर की कोई इब्तदाई तारीख होंगी जिस पे उन्होंने मुझे मेरी अपनी कंपनी कार जो है, जिसका नंबर था U6546, मुझे आज भी याद है, सफ़ेद रंग की सुजुकी मेहरान थी जो मुझे मिली। लेकिन मज़े की बात ये कि वो गाड़ी तो मुझे मिली, बट उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिला। वो क्यों? वो इसलिए, बड़ी हम कहेंगे दिलचस्प बात, 3 सितंबर 1992 को मेरी शादी हुई। अच्छा। तो वो तमाम लोगों ने कहा कि मेरी जो उस वक्त तक की मंगेतर और होने वाली बेगम ने अपने लिए गाड़ी का इंतजाम खुद किया है। तो सारा क्रेडिट जो है जो मुझे जब मिला, तो उनका ये था कि ये जो है वो बेगम साहिबा की किस्मत से मुझे मिली है। तो मैंने कहा यार, मैं जो इतनी मेहनत की उसका कोई वो नहीं, लेकिन खैर बेगम, कोई शक नहीं कि मेरी आई होप कि आपने गाड़ी के पीछे लिखवाया नहीं था कि ये जहेज में नहीं मिली। नहीं, उस जमाने में मेरा ख्याल है कि जहेज का इतना ज्यादा या इस किस्म का वो चीजें नहीं थी। अच्छा। तो वो जो है वहां से फिर सिलसिला चला। और बस इसका तो मैं भी कायल हूँ कि मुकद्दर जो है ना, ख्वातीन अपने साथ लेकर आती हैं, दुरुस्त, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई आदमी बड़ा खुशनसीब होता है अगर उसको ऐसी मुकद्दर वाली बेगम मिल जाए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मेरी 30वीं सालगिरह थी, ये 2022 की बात है, क्योंकि 92 में मेरी शादी हुई, तो मैंने तो मैं मेमन आदमी, तो आप, तो मैंने बेगम को अब जो और तोहफे दिए वो तो मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहूंगा, तो मैंने उनको एक तहरीर का तोहफा दिया। अच्छा जी, उन पे वो फिर मेरी वो फेसबुक पे वो लिखी हुई भी है। और मैंने उन्हें कहा कि किसी ने मेरा हाथ देखकर या मेरी बेगम का हाथ देखकर, हम DHL की उसमें लोगों में बैठे थे, तो किसी ने कहा था कि ये इतना खुशकिस्मत हाथ है कि जो हाथ पढ़ने का इल्म जानते हैं उनमें से हर कोई ये ख्वाहिश करेगा कि ये उनकी बेगम का हाथ ऐसा हाथ हो। तो मैंने उस पर लिखा था कि पता नहीं मुझे उस वक्त उस पर यकीन आया था नहीं आया था, लेकिन आज मुझे उस पर कामिल यकीन है। एक और बात जो मैंने उस पर लिखी थी कि आमतौर पे जो कहते हैं कि दौलत जो है वो औरत के नसीब की होती है और औलाद जो है वो बाप के नसीब का होता है। तो मैंने ये बात लिखी थी कि अगर बेटा ना होने का इल्ज़ाम अगर माँ को दिया जाता है, तो बेटी ना होने का इल्ज़ाम शायद मैं कबूल करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे 3 बेटे हैं। माशाल्लाह। लेकिन आपने बड़ा उम्दा किया कि बेगम की सालगिरह पे, सालगिरह थी क्या थी जी, वो? शादी की सालगिरह थी। शादी की सालगिरह पे आपने तहरीर तोहफे में दे दी।
मुझे इससे याद है कि किसी शायर ने एक बहुत अच्छा शाहनामा लिखा था अपने बादशाह के, उसमें कसीदा लिखा था और सुनाता गया और बादशाह जनाब वो एक एक शेर पे दाद देता चला गया। अच्छा इसको घोड़ा दे दो, इसको हाथी दे दो, इसको ये दे दो, और वो बड़ा खुश घर आ गया, कोई इनाम नहीं मिला। हफ्ते बाद किसी कहलवाया कि वो तो इतने सारे इनामात थे, वो तो कोई मिले नहीं। कह रहे मियाँ तुमने गजल सुना के खुश किया, हमने सिर्फ नसर सुना के खुश किया। तो आपने बेगम को सिर्फ बात सुना के खुश कर दिया। जी, मैंने जैसे कहा कि वो शायद उन तहाइफ की तफसील मैं ना यहाँ बताना चाहूँ, अच्छा लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन वो तहरीर भी जो है वो मेरा ख्याल है वो भी उनके लिए बहुत अच्छी रही, और उनकी तमाम बहनों ने और दीगर खानदान के लोगों ने उसको पढ़ा और बहुत सराहा था उसको। मेरा ख्याल है इसमें कोई शक नहीं है कि हर कामयाब शख्स के पीछे वो एक कामयाब बीवी, मैं तो औरत भी नहीं बल्कि बीवी कहूँगा, जो उसके लिए उसका सहारा बनती है और जो उसको आगे लेके जाती है, जो घर में सुकून देती है। तो इस लिहाज से तो आप खुशनसीब रहे। कोई शक और नहीं। मेरा ख्याल है कि हमारा दूसरा हिस्सा भी अब खत्म होने पे आ रहा है, तो इसके बाद हम तीसरे से फिर बाकी बातें करेंगे। जी जरूर। और यहाँ तक आपका करियर आपका खत्म हो गया, आपसे तो बहुत सारी बातें करनी है मुझे, तो जी चले फिर तीसरे से बात करते हैं। जी जरूर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो हिस्से तो खत्म हुए और तीसरा हिस्सा अब आ गया। जी जी। और अभी गालिबन अगर मैं गलती पर नहीं है तो आपने अपने बचपन की जिंदगी कवर कर ली, स्कूल लाइफ कवर कर ली। अभी बात शुरू नहीं हुई है, बात तो भी आगे शुरू होगी, जी सही। क्योंकि आखिरी बार जो गालिबन आप बायस से निकल के और फिर डीएचएल में चले गए थे। जी अब जी थोड़ा सा डीएचएल से आगे बढ़ी ताकि उस मौजूद फिर हम बात शुरू करें, इस मौजूद के लिए आपको मैंने जहमत दी है। जी दुरुस्त। डीएचएल के दरमियान में रहते ही मुझे लाहौर में काम करने का मौका मिला, फिर मैं लाहौर चला गया, तो कुछ 7 साल मैंने लाहौर में गुजारे। वहीं पर फिर मैंने जब डीएचएल छोड़ने का फैसला किया तो सर्विस इंडस्ट्रीज़ में, और मैं उसमें अपने करियर में कहता हूँ कि पहली दफ़ा मैंने फ्लर्ट किया, और जिसका मैं कैमरे के सामने एतराफ़ कर सकता हूँ। यानी शादी के बाद फ्लर्ट किया आपने? जी दुरुस्त। अच्छा। लेकिन प्रोफेशनली वो इस तरह था कि मैं सेल्स मार्केटिंग छोड़ के एचआर में मैं अच्छा। चला गया, और मैं ग्रुप एचआर मैनेजर बना सर्विस इंडस्ट्रीज में, जी। जो बहुत अच्छा मेरा तजुर्बा था। आमतौर पे हम पाकिस्तानी कंपनियों के लिए, अब तो खैर कम, अब तो जो उनकी नई नस्ल आ रही है वो सारी बहुत बाहर से क्वालिफाइड है, लेकिन सेठ कल्चर कहा जाता है। तो मैं सन 2000 में सर्विस इंडस्ट्रीज में रहा, लेकिन वहाँ मैंने कतई सेठ कल्चर नहीं पाया। बहुत शानदार, वेरी प्रोफेशनल पीपल, और आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद देम। लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि मुझे अपनी फैमिली रीजंस की वजह से कराची आना पड़ा, और उस पर भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जब आपकी कता कलामी होगी जरा सी, जी मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मेरे बहुत से दोस्त अहबाब मेरे बहुत से दोस्त सुनने होंगे। सेठ कल्चर में मैंने बदतरीन सेठ कल्चर अगर देखा है तो कॉर्पोरेट सेठ का। सही, बिल्कुल। आगे आपने ये जो कहते हैं ना, यू हैव हिट द बुल्सआई, आपने 100% कॉर्पोरेट सेठ से ज्यादा बदतरीन कल्चर मैंने सेठ कल्चर कहीं देखा। चलिए आगे। जी, हम इस पे इंशाल्लाह बात भी करेंगे। तो हुआ है कि जब मैंने रिज़ाइन किया तो मुझे सर्विस के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बुलाया, और उन्होंने 2 जुमले बोले, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई मेरी उससे अलावा या बहुत कम मौक़ों पे इस तरह हुई। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया कमरे में बैठा, तो उन्होंने मुझे कहा कि सुहेल, आई हैव हर्ड दैट यू हैव रिज़ाइन्ड। तो मैंने कहा दैट्स करेक्ट सर। तो उन्होंने कहा व्हाटएवर योर इश्यूज़ आर, कंसीडर इट डन, अप्रूव्ड, नाउ टेल मी व्हाट आर योर इश्यूज़। क्या बात है। तो आप सोच लीजिए कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने ये कहा कि मतलब हमने सुना है कि आपने रिज़ाइन किया, और जिन वजूहात के बिना पे किया, जो भी वजूहात हैं समझे वो सब हल हो गई, और अब बताइए वो वजूहात क्या है। अच्छा, मैं समझा कि सर्विस वालों ने बुलाया होगा तो उन्होंने कहा भी आप रेजिग्नेशन वापस लेते हैं, उतारू जूता। वो तो जूते बेचे थे ना। जी दुरुस्त, आप ये कह रहे हैं, लेकिन खैर उनकी टेंडरी भी रही, बहुत सारे वो रहे। शायद वो जूते जरूर बेचते थे, लेकिन दिल उनके सोने के थे। क्या बात। मैं ये कहना चाहूँगा उनके लिए। खैर, तो वो बहरहाल मैंने उन्हें बताया कि मैं फैमिली वजूहात की बिना पे, देन आई एंडेड अप विद जिलेट, जो कि बहुत ब्रीफ स्टे था। फिर टीसीएस में मैं रहा, वहाँ से फिर अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स में मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किया, और सबसे आखिर में जो मैंने कोई 2009 में अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा मुनफरिद और मुख्तलिफ और दिलचस्प तजुर्बा किया, जब मैं एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को ज्वाइन किया, और मैंने पीआईए को एज अ जनरल मैनेजर ज्वाइन किया। एक मिनट ठहर जाए, अलमीज़ान कितना अरसा हो रहा है? अलमीज़ान कोई तकरीबन 3 साल से कुछ थोड़ा अरसा, 2005 से 2008 एग्जैक्टली। आपको पता होगा कि अलमीज़ान से मेरी बड़ी उनसियत है, मैं उसका फाउंडर कंपनी सेक्रेटरी और फाउंडर डायरेक्टर था उसके अंदर ये, और मैंने आपकी शोहरत सुनी थी।
मेरा अगरचे ज़्यादा इंटरेक्शन वहाँ के एम्प्लॉई सोसाइटी के साथ जो मैं बोर्ड पे था ये, लेकिन मैंने अपनी शोहरत सुनी थी कि आप इश्तिहारात वगैरह आपने बड़े अच्छे बनाए थे उनकी, ये सही है? जी दुरुस्त, एक ही उनके लिए हमने टीवीसी बनाया था, और जो कि हमने मलेशिया में शूट किया था कोलालमपुर में, वो बहुत माशाल्लाह अच्छा गया था। हालाँकि उसमें बड़े चैलेंजेस थे, आप तो खुद आपने जैसे कहा, मैंने आपसे ज़िक्र भी किया था कि मैंने आपको आते-जाते दफ्तर में देखा है, आप कुछ और लोगों से, सीनियर लोगों से वहाँ मिला करते थे। मैं खैर सेल्स मार्केटिंग हेड था, तो मेरा आपसे बिलमुशाफ़ा वहाँ वो तारुफ़ आपने नहीं मुझे हुआ। सिर्फ शेरवानी से याद रखा होगा, वो शेरवानी में ही बड़ा बदनाम किया। जी। तो खैर वो वहाँ पे चैलेंजेस थे, लेकिन वो हमने पूरे किए। अच्छा, वो आपने टीवीसी मलेशिया में शूट किया था? जी। लेकिन मुझे बड़ा पसंद है कि उसे गवर्नमेंट एफटीसी की बिल्डिंग की से बैक साइड से दिखाते हैं, वही है टीवी जी, वाले? बिल्कुल, वो वही था, और उसपे बहुत सारे क्रिएटिव चैलेंजेस थे कि हम कैसे दिखाएँ। तो वो अच्छा, उसमें ये था कि आम तौर पे आप जानते हैं कि टीवीसी में म्यूज़िक होता है। मुझे बता दिया गया था कि म्यूज़िक हो नहीं सकता शरिया कंप्लायंट के तौर पे रहने के लिए। तो हमने उसमें जो एक वाहिद आवाज़, एक तो हमने वो जिस तरह लोग इंटरैक्ट करते हैं वो आवाज़ें थी, और एक जगह पे जहाँ मस्जिद दिखाते हुए अल्लाहू अकबर कहा था। और फिर आखिर में जो एक चैलेंज था, जो कि मैं समझता हूँ कि जो तशहीर की दुनिया से या इश्तिहार की दुनिया से वाबस्ता है, कि वो लोगों को ये दिखाना था कि वो अलमीज़ान के दफ्तर में दाखिल हो रहे हैं। जी, अच्छा, जी, जब जी, जी। दाखिल होते हैं तो आप पीठ दिखाते हैं। अब हाँ, पीठ दिखाना हमारे यहाँ हर तरह से मायूब समझा जाता है सही। कि आप पीठ दिखा के भाग गए। तो वो एक बड़ा क्रिएटिव चैलेंज था। तो हमने इस तरह से किया था कि एक बहुत रोशनी, जिसको हमने एक तरह से नूर या पाकी, क्योंकि आप चूँकि इस्लामिक सरमायाकारी में आ रहे हैं, तो वो रोशनी दिखाई थी, कि वो रोशनी इस तरह दिखाई कि वो पीठ जो है वो लोगों के ज़हन से महव हुई। तो क्या उसमें काफ़ी बात है! क्रिएटिव चैलेंजेस थे, जिसको हमने यानी मिलके। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाबंदियाँ हैं, अगर कोई आदमी क्रिएटिव है, तो उसको नए रास्ते देती हैं। और बिल्कुल। मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि अलमीज़ान का जो शरिया बोर्ड कितना सख्त था, वही मीज़ान बैंक से मेरा ताल्लुक था, वो इतना तो इससे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इससे रास्ते निकालने चाहिए कि रास्ता कैसे हो, कि जो पैरामीटर्स है उसमें रहते हुए क्या क्रिएटिविटी क्रिएट किया है। तो ये एक अच्छा आपने वो जी दुरुस्त, वो जिस तरह कहते हैं ना कि a pessimist sees difficulty in every opportunity, while the opportunist sees opportunity in every difficulty. तो वाह! अगर if you are opportunist, तो you will take it as an opportunity, not a difficulty. बिल्कुल सही बात है। तो आप सर्विस में आप एचआर में थे जी दुरुस्त। और अलमीज़ान में आप चले गए मार्केटिंग की तरह। नहीं, उससे पहले तो मैंने जिलेट ज्वाइन किया, हाँ, और जिलेट में मैं मार्केटिंग प्लानिंग हेड था। और जब मैंने एक दोस्त से कहा कि मैं वापस कराची जाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं मल्टीनेशनल में जाऊँ और नेशन वाइड पोर्टफोलियो, तो उसने कहा ये नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी। लेकिन जिलेट में मेरा स्टे बहुत ब्रीफ रहा। फिर 4 साल टीसीएस में मैं रहा, वहाँ पे भी मैं सेल्स हेड रहा। तो मैं वापस मार्केटिंग में जिलेट के थ्रू आया, फिर अच्छा। टीसीएस कंटिन्यू किया, और मतलब आपका फिर करियर का बड़ा हिस्सा जो था वो मार्केटिंग का था जी दुरुस्त। और गालिबन अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, उसी लिहाज से आपने काफ़ी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं मार्केटिंग की टीम्स को ट्रेन करने के लिए। जी दुरुस्त, और बिल्कुल। आपको एक एचआर का आपका फ्लेवर एक अलग से हम बात करेंगे ये जी। कि भई किस तरीके से लोगों को डेवलप किया जाए कि वो इदारे के लिए असासा बने। जी, दुरुस्त, बिल्कुल सही। असल में ट्रेनिंग तो ख़ैर एक बहुत ही लाज़मी जुज़ रहता ही है। इसके अलावा चूँकि एक अल्लाह ताला ने मौका दिया था कि मैं ब्रिटिश काउंसिल का रिसोर्स ट्रेनर भी रहा, अच्छा, और उनके पब्लिक वर्कशॉप जो है मैं कंडक्ट किया करता था। मेरे 4 प्रोग्राम उनके पास थे, जब तक उनका एमडीसी फ़ाल था यहाँ पर। अब तो एमडीसी ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ से मैं कंडक्ट करता रहा। मैंने इवन अब्दुल्ला यूसुफ़ के ज़माने में, उस ज़माने में सीबीआर होता था, जिसको आप जी, 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 एफबीआर जी, 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 कहते हैं। जी, बिल्कुल। तो उन्होंने एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल को लिखा था। ये गालिबन परवेज़ मुशर्रफ साहब के बड़े करीबी दोस्त अब्दुल्ला यूसुफ साहब। जी, जी, मुझे अंदाज़ा है, आप मेरा ख़्याल है एक मखसूस वीडियो की तरफ आपका इशारा है। नहीं, मैंने तो कोई डांस वाली वीडियो बात ही नहीं की है। नहीं, मैंने तो डांस ही की बात नहीं की। है ना? जी, दुरुस्त। तो उसमें मैंने फिर जो सिंध और बलूचिस्तान के जो सीबीआर और अब एफबीआर के प्रोफेशनल थे, उनको मैंने पब्लिक स्पीकिंग पे लेक्चर्स दिए थे। आईबीए में ये हुआ था, तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत। तो वो यूँ समझ लीजिए कि ट्रेनिंग हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब रही है, और मैं चाहता था। असल में इसका आगाज़ डीएचएल के ज़माने में हुआ था। जी, थोड़ी जी। देर के लिए हम ज़रा पीछे चले जाते हैं। उसमें ये हुआ था कि हमारी भूरबंद में कॉन्फ्रेंस हुई थी। हुँ। तो दिन बहुत अच्छा गया, जैसे मैंने कहा मैं पार्टिसिपेट करता रहा था। तो जब ख़त्म हुआ दिन, और शाम के लिए हमारे पास ख़ासा शरिया और गैर शरिया कंप्लायंट प्रोग्राम थे हमारे पास, जो हमें करने थे। तो ट्रेनर ने कहा कि अगले दिन वो कौन ये सारी रुदात दोहराएगा जो आम तौर पे ट्रेनर्स करते हैं।
तो कोई तैयार नहीं था, सबको निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों का इल्म था। तो वो कुरा मेरे नाम निकल आया कि मैं करूं। तो खैर वो कुछ बन गई उसमें। किसी एक दोस्त ने आके, उस जमाने में तो चूंकि ओवरहेड प्रोजेक्टर होते थे, तो स्लाइड बनाई, तो मेरे साथ एक और साहब को बैठा दिया। वो तो खैर सारी रात नहीं रहे, मैंने कुछ स्लाइड्स बना ली थी। और वहां से फिर मैं ट्रेनिंग के लिए आइडेंटिफाई हुआ, और बहरीन में मैंने ट्रेन द ट्रेनर की ट्रेनिंग ली, जो कि हमारा रीजनल ऑफिस था। अच्छा। और फिर मैं डीएचएल में कुल वक्ती नहीं, कुल वक्ती तो मेरा सेल्स का काम था, बट जुज वक्ती जो है वो ट्रेनिंग कंडक्ट करनी शुरू कर दी थी मैंने। वैसे वो भी दौर अजीब था कि जब ट्रेनिंग के लिए सारा रिलायंस होता था वो स्लाइड से होता था। जी जी। और बाद में तो बहुत सारा वो इसमें जो जब से ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आई, म्यूजिक दम धमाका, ये वो सब स्टार्ट हुआ। मुझे याद है कि मैंने भी इत्तेफाक से एक दफ़ा लम्स में कोर्स किया था, 15 दिन का कोर्स था वो। और वो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज वगैरह का था कि सर्विस कैसे एक्सेल किया है। तो हमें जो ट्रेनर आते थे वो बाकायदा एक सिंपल स्लाइड लेके आते थे, इसमें किसी किस्म का कुछ नहीं, और इस बात पे फोकस करते थे कि जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दें तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में हो, 8 लाइनें से ऊपर ना हो, इतने ज़्यादा ना हो, कोई कलर्स नहीं, कुछ नहीं, ताकि आपके जो ट्रेनी है उसका फोकस उन पॉइंट के ऊपर रहे। जी बिल्कुल दुरुस्त। असल में वो इस तमाम चीज़ों को डिस्ट्रैक्शन कहते थे। जी 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 जी, ये जितनी ज़्यादा आप कलर ये वो लवाजमात डालेंगे, ये डिस्ट्रैक्ट कर देगा। तो अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो फिर आप उसमें। अच्छा, सच्ची बात है कि मैंने तो डिस्ट्रैक्शन को एज ए स्ट्रेंथ हमेशा इस्तेमाल किया है। मुझे मालूम था कि 3 घंटा बोलना है तो लड़के तो बोर हो जाएंगे, तो कुछ दिखा दो उनको, थोड़ा पिछले वापस आ जाए क्लास के अंदर। जी दुरुस्त दुरुस्त। तो ये ट्रेनिंग में बहुत वो रहा। और हम जो है वो ओवरहेड प्रोजेक्टर से मल्टीमीडिया तक गए, जो आपने जी जी फरमाया, जी। पावर पॉइंट, और फिर खैर उसमें इमेजेस और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई, और वो फिर। ग्राफ वगैरह जैसे। जी तो इस तरीके से आपका करियर का बड़ा हिस्सा तो सेल्स एंड मार्केटिंग का रहा, छोटा आपका एचआर का रहा। जी दुरुस्त। तो वहाँ से आप डीएचएल, टीसीएस वगैरह होते हैं, ये सब इन अ वे आपके सेल्स एंड मार्केटिंग के स्किल्स को इसे जिला मछली है। पीआईए में क्या किया आपने, जहाज उड़ाया? नहीं, जहाज मैंने भरे। भरे? जी। अच्छा अच्छा। जहाज उड़ाए नहीं, क्योंकि उसके लिए हमारा जो फ्लाइट ऑपरेशंस का एक अलग डिपार्टमेंट था। मैंने उनको ज्वाइन किया था, उनका उस ज़माने में कोरियर का शोबा था, चूँकि मेरा कोरियर का एक्सपीरियंस था स्पीडेक्स, तो उसके जनरल मैनेजर के तौर पे ज्वाइन किया। बाद में उसके 2-3 माह बाद ही मुझे कार्गो की ज़िम्मेदारी दे दी गई। तो उस साल जो कार्गो का जो अचीवमेंट आई थी, मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि एमडी साहब चाहते थे कि 5 बिलियन से ऊपर, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मतलब 5 बिलियन से ऊपर आए, क्योंकि 5 बिलियन कभी नहीं किया था पीआईए ने। तो जो साहब थे वो करने को तैयार नहीं लॉस? थे। नहीं, रेवेन्यू। वरना आजकल तो अगर आप बात करें लॉस ही सोचेंगे वही। उसकी एक अलग वजूहत है, आप जी। चाहेंगे तो हम इस पे भी बात कर लेंगे इख्तिसार के साथ। तो खैर मुझे 5.5 बिलियन के टारगेट के साथ दिए गए। उनको 5 बिलियन करने की दी जा रही थी, वो नहीं करने को तैयार थे। लेकिन जब मुझे लाए तो मुझे 5.5 बिलियन का टारगेट दिया गया था कार्गो के लिए, और मैंने 6.31 बिलियन अचीव किया था। वाह। तो तकरीबन 800 मिलियन जो है वो अपने टारगेट से मैं ऊपर गया था। अच्छा। और वो क्या। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी आपने कि अगली बार के टारगेट फिर बढ़ जाएगा? नहीं, खैर वो ज़माने में पीआई के पास 40 जहाज़ थे, जी। जिसमें से कोई 6 747 थे, जो है वो 6 उसको छोटे जहाज़ हुआ करते थे, जो हमारे पास 737 थे, और जो तकरीबन 12 एयरबस थी, और बाकी 777 थे। तो बहुत कैपेसिटी थी। वो तो खैर पीआईए फिर ग्रेजुअली ज़वाल पज़ीर, तो खैर कब से वो हो रही थी, वो होती चली गई। और फिर जो है वो हमारे पास वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ही नहीं रहे कि कार्गो हो, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट आ गए जो डोमेस्टिक सेक्टर पे उड़ रहे हैं। इवन मुझे पीआईए के डायरेक्टर मार्केटिंग के तौर पे भी 2014 में मैं कोई 6-7 महीने मुझे काम करने का मौका मिला। उस ज़माने में भी रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे थे, फिर मैं हटा दिया गया। वो भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। तो खैर इसको नाराज तो नहीं कर दिया आपने? आप कहना चाहिए कि वो जो भी हमारे उस वक्त वजीर के ओहदे के बराबर उनको दिया गया था, वो वजीर तो नहीं थे, लेकिन मैंने उनको मुंह पर उनके जो उन्होंने काम कहे थे वो कहने करने से इनकार कर दिया था। ये तो आप जनता है, ये काफी नहीं है आपके लिए? नहीं, मैंने उन्हें कहा कि जो वो चाह रहे हैं मुझसे करने के लिए, वो पीआई के लिए फायदेमंद नहीं है, और अगर वो चाहें तो मैं ये बात लिख के देने को तैयार हूँ, और अगर इसके बाद ऐसा ना हो जो मैंने लिखा है तो उनका जूता और मेरा सर। लेकिन वो ये चाहते थे कि मैं उस जुजियात में जाए बगैर सिर्फ उस पर दस्तखत कर दूँ। यस सर। जी, उससे मैंने इनकार किया था। और वहाँ पे भी एक दिलचस्प बात हुई थी, और ये बात करके फिर हम उसको, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन वहाँ थे जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी थे,
और मैंने चूंकि इनकार किया था करने से, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मुझे सारा कुछ समझाया, जो भी कुछ उन्होंने कहा था मैं उस जुजियात में जाए बगैर। तो मैंने उनसे कहा कि जो आप कह रहे हैं अगर ऐसा है और ये फाइल पे आ जाए तो मुझे दस्तखत करने में कोई आर नहीं है, क्योंकि वो मेरा ख्याल था कि दरोग गोई से काम ले रहे थे। उन्होंने कहा ये फाइल पे तो नहीं आ सकता। तो मैंने कहा कि फिर मैं शायद दस्तखत ना कर सकूँगा। तो वो साहब जो कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी थे वहाँ बैठे हुए थे, वो एकदम से उठे और उन्होंने कहा कि सर आप इन पे खामखा वक्त ज़ाय कर रहे हैं, इनकी तो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ये बात समझ सकें। अब ये डायरेक्ट अटैक और बहुत नाजेबा जुमला था। मैं खैर खामोश रहा, 2-3 जुमले चलने दिए और उसके बाद मैंने उन साहब से जो कि हमारे वैसे तो वो मुशीर थे लेकिन उनका ओहदा एक वज़ीर के बराबर था, तो मैंने उनसे कहा कि सर मेरा ये ख्याल है कि वो तमाम लोग जो इस मुआहदे के डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं उनको एथिकली और प्रोफेशनली इस कमरे में नहीं होना चाहिए था। तो मैंने नहले पे दहला उनको जवाब दिया था, तो वो खड़े हो गए, उसका क्या मतलब था। तो वो वज़ीर साहब को लगा कि कहीं ये दोनों गुत्थम गुत्था ना हो जाएं, तो उन्होंने ना सिर्फ उसको अलग किया बल्कि ना और उसके साथ साथ मुझे ओहदे से भी अलग कर दिया। अच्छा, और मुझे अफसर बकारे खास कर दिया गया। ये तो इज्जत वालों को पोजीशन मिलती है। मेरे बाप ने 2.5 साल किया था, उन्होंने भी एक वजीर को मना कर दिया था मुंह के ऊपर उसके, तो वो भी काफी अच्छा वो अफसर बकारे खास है। 3 बेहतरीन आपको एम्प्लॉयर कौन से मिले पूरे करियर में? देखिए मैं इसको ये कहूँगा कि मुझे सेल्समैन वाइट ने बनाया, सेल्समैन वाइट ने बनाया, कोई शक नहीं, मुझे सेल्समैन वाइट ने बनाया। और जो मुझे सेल्स मैनेजर या एक अच्छा मैनेजर कैसा होता है वो मुझे DHL ने बनाया। अच्छा, और जिंदगी का सबक मुझे PIA ने पढ़ाया, और वो सबक पढ़ाया जो शायद मैं अगर PIA में ना आता तो मैं ना पढ़ सकता। वो जो कहते हैं ना, जो एक मशहूर कहावत है कि काजी जी का कुत्ता मरा तो सारा शहर पहुंच गया, और काजी जी जब खुद मर गए तो 4 लोग कंधा देने के लिए नहीं थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। सोहेल साहब, क्योंकि आपने पहले अपने पसंदीदा 3 एम्प्लॉयर के नाम बता दिए, तो मैं दूसरा सवाल आपसे नहीं करूंगा कि आपके नापसंदीदा 3 एम्प्लॉयर कौन से थे, क्योंकि पहले 3 में आपने अलमीजान को लिया, इसका मैं डायरेक्टर था। तो मैं नहीं चाहता कि आप उसको आखिरी 3 में लेकर जाएं। तो मैं ख्याल इसको भी हम यहीं पे रोकते हैं और फिर अब इसको गुफ्तगू तो भी शो ही नहीं हुई है। जी मैं मुत्तफिक हूँ आपसे बिल्कुल। अभी तो बहुत कुछ, अभी तो तभी है जी। जी, अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। ये गुफ्तगू हमारी आपकी शो कब हो गया? तो चौथी किस्त स्टार्ट हो गई है। चलें देखते हैं, इंतजार करते हैं, इंशाल्लाह शुरू हो ही जाएगी। तो आपने कैरियर के अख्ताम किए PIA में और साथ ही PIA के बेड़ा गर्क। सही है? नहीं, मैं मेरा ख्याल है उससे पहले अलग हो चुका था। अच्छा। वो जो मैं PIA के हवाले से बात कर रहा था और मैंने कुछ बात कही कि मैंने कहा कि मुझे ज़िंदगी का सबक यहाँ से मिला। मैं 2 बातें इस हवाले से करना चाहूँगा कि एक MD साहब हमारे जब PIA में आए जी, तो वो कहते हैं कि लोगों ने इतनी फूलों की पत्तियां बिखेरी, इतनी फूलों की पत्तियां बिखेरी कि ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी, ओ हो। और जब वो गए तब भी ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी, वो कैसे? क्योंकि खींच ली गई थी उनके पाँव के नीचे से। मैं चूंकि बैनुल सुतूर बात करता हूँ, अब जाते तो मैं यही लिखता हूँ कि जब आए तब भी ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी और जब गए तब भी ज़मीन नज़र नहीं आ। अब इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मुझे अफसर बकारे खास कर दिया गया। अब जब कोई गलत बात पे कोई भी शख्स किसी भी सरकारी इदारे में जब मना करता है और उसे अफसर बकारे खास कर दिया जाता है तो लामहला उसका चार्ज किसी और को दिया जाता है, तो पूरा दफ्तर जो है, और इसमें आपको हमारी कौम की सोच भी नजर आ जाएगी, पूरा दफ्तर उस शख्स से जो अफसर बकारे खास हुआ होता है आके हमदर्दी करता है कि गलत हुआ और आपने सही फैसला किया, यही स्टैंड लेना चाहिए वगैरह वगैरह। और उसके बाद जिस शख्स को चार्ज दिया होता है उसके पास जाता है, उसको मुबारकबाद देता है और उसे ये कहता है कि अब पहली दफा एक अहल शख्स इस ओहदे पे आया। क्या बात है, क्या बात है। और ये मिनहसुल तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों। तो और ये मैं आपको बताऊं, ये मिनहसुल कौम इस वक्त हमारी शायद हम लोगों के नजदीक लोगों से ज्यादा ओहदों की अहमियत है। दुरुस्त, कुर्सी पे कौन बैठा है, बिल्कुल सही, लोग कुर्सी के ही दोस्त होते हैं। इसीलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि ये सबक मैंने PIA से सीखा। तो अब इसके बाद लोग कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसा कोई शख्स क्यों पैदा नहीं होता जो ये कैरेक्टर ले और मना करे। जी, कि मना करने वाले का तो आप सर कलम कर देते हैं। सही बात है।
तो अब मतलब हर कोई जो है वो तारीख में इस तरह से नहीं जाना चाहता, तो ये खैर वो रहते हैं। लेकिन खैर उसके बाद दरस तदरीस पढ़ाने का मैंने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में बहुत अरसे पढ़ाया, तो दरस तदरीस का सिलसिला वैसे फिर चलता रहा, ट्रेनिंग ये इस हवाले से भी। आपका एक खासा बड़ा अरसा गुजरा मार्केटिंग का, और आपने बताया कि गारमेंट एक फार्मा कंपनी से आपने इससे स्टार्ट किया, डायरेक्टर दुरुस्त। लेवल तक गए ये। आप कैसा समझते हैं इस करियर को? मुझे तो बड़ा, मैंने जो जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में देखा है, तो मार्केटिंग बड़ी वोलेटाइल सी है कि कभी छक्का लग गया तो आप बहुत बड़े हीरो बन गया उधर, और अगले साल तवक्को की जाती है कि आप उससे ज़्यादा का टारगेट अचीव करेंगे। तो वो जो एक मार्केटिंग वाले बेचारे की दौड़ लगी रहती है कि लगता है कोई मंजिल कहीं है ही नहीं। आपने 4 करोड़ का टारगेट अचीव किया, उन्हें लगे 6 करोड़ का टारगेट अभी, ऐसा है कि नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि मैं इसमें पहले आपकी बात का जवाब दूँगा और फिर एक और बात बड़ी दिलचस्प कहूँगा जो मेरे मार्केटिंग के इस करियर का निचोड़ भी है। देखिए, अगर आप मार्केटिंग के शोबे में आ रहे हैं, तो ये तो समझ लीजिए कि ये हर वक़्त एक हैजानी-सी कैफ़ियत तारी रहेगी, जी, क्योंकि जी। हर वक़्त आप एक ऐसे टारगेट के पीछे भागते रहेंगे और जैसे ही टारगेट अचीव करेंगे, शाबाश और अब अगला टारगेट ये है। मतलब ये समझ लीजिए ये टिपिकल जुमला होता है मैनेजमेंट का कि शाबाश, आपने कर लिया, लेकिन अब आप शाबाश दिल पे लगा के वो बैठिएगा मत, बार मजीद हाई कर दिया बार है। मज़ीद हाई हो गया। तो अगर आप ये इस तरह का चैलेंज अपनी ज़िंदगी में पसंद करते हैं, मुझे मज़ा आता था, मैं आपको सही बात बताऊँ, क्योंकि जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि आपने किया, वो आपको किसी और देखिए, शोबे आप में तो नहीं आता। लकी थे ना कि आप अचीव करते रहे। आप उनके बारे में सोचें जो बहुत मेहनत करते हैं, अचीव भी करते हैं, लेकिन वो अचीवमेंट को बरकरार नहीं रख पाते हैं। हाँ, नहीं ये चैलेंजेस हैं, क्योंकि देखिए आप हर दफ़ा एक ही तरीके से वो रिज़ल्ट नहीं ले सकते, आपको मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करते रहनी होती है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़े मज़े की है कि आमतौर पे जो एक सेल्स और मार्केटिंग की एक चपकलिश भी चलती रहती है। अब मैंने ये चीज़ देखी, और मैं एक लीडिंग ब्रांड का नाम नहीं लूँगा जिनके साथ मैं वाबस्ता रहा, और उनकी सेल्स एक ज़माने में बहुत बहुत मुश्किल सूरत हाल में थी। अब जैसे ही आपने सेल्स बिल्ड कर दी, सेल्स अच्छी गई, तो वो फिर कहते हैं, देखा ब्रांड का पावर, देखी ब्रांड का पुल देखा। अरे भाई, अगर ब्रांड का पुल था तो पहले कहाँ था? ये सही बात ब्रांड है, तो पहले भी था, तो सही ये है। ब्रांड का पुल कहाँ से आ गया? अच्छा, जब टारगेट नहीं होते, सेल्स नहीं आती, तो सेल्स वाले नहीं काम कर रहे, और जब आ जाती है तो वो ब्रांड का पुल है। अब ये इस चैलेंज के दरमियान ही आपने नेविगेट करना है। देखिए, वो तो मेरे समझ आता है, किसी ने अच्छा परफॉर्म किया, आपने 5 स्टार बुलाया, खाना खिलाया, प्लास्टिक का एक टुकड़ा पकड़ाया, उससे सेल्फियाँ बनाई, अपने लगा दी और एक बड़ी वाह-वाह हो गई, यहाँ तक पल्ले पड़ता है। जो मैंने बैंकिंग सेक्टर में बदौलत खां देखा कि जिस दिन बेचारे ने अगर डिपॉजिट टारगेट अचीव कर लिए, तो उस पर एक हॉन्ट कर रहा है कि अब लोन के क्या टारगेट हैं, क्रॉस सेलिंग क्या टारगेट हैं। यहाँ तक भी सही है। लेकिन जो मुझे मालूम है कि ऐसे किस्से हुए हैं कि जहाँ पे किसी वजह से अगर वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया, तो उसको फिर मीटिंग में ह्यूमिलिएट किया जाता है, उससे मोबाइल फ़ोन ले लिया जाता है, और बाज़ औक़ात गाड़ी की चाबी भी ले ली जाती है कि आपने डिलीवर नहीं किया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि सेल्स एंड मार्केटिंग वालों की परफ़ॉर्मेंस जो है गेज करती है, वो हमेशा उनके टारगेट अचीव करने से करती है। लेकिन वो भी तो इंसान है, उनके बीवी-बच्चे भी तो हैं। वो जब घर में जाएँगे गाड़ी में कि गाड़ी भी छीन गई, वो भी छीन गया, तो मतलब वो कैसे परफ़ॉर्म कर पाएँगे? ये क्या तरीका है आखिर? नहीं देखिए, फारूक साहब, ये चैलेंज है इस शोबे में, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब ये इसका इसका जो कैच, जिसमें आप कहें कि एक बैलेंस कहें, कहाँ आप ह्यूमन फैक्टर को और कॉम्पिटेंस या प्रोफेशनलिज्म को कैसे यकजा करेंगे, इसका कोई कोई फार्मूला फ़ॉर्मूला नहीं है, नहीं है। क्योंकि किसी का नहीं पता कि वो जो टारगेट नहीं अचीव कर पाया, उसमें उसकी मेहनत कितनी थी और नाअहली कितनी थी, ये तायुन अच्छा, या मज़े की बात ये है कि अगर आदमी पीआईए में हो या मेरे बाप के साथ टीसीपी, सीसी में हो, तो वहाँ तो एक चांस है कि ओएसडी बनाया जाएगा। लेकिन जो मार्केटिंग है, सेल्स के लिए, उनके लिए ओएसडी की कोई टर्म नहीं है। नहीं नहीं, उसमें तो करो नहीं तो बाहर जाओ, खलास। करो या बाहर जाओ, करो हाँ, या बाहर जाओ। वो तो ये आपने, तो हैजान है मुसलसल। मैंने आपसे कहा बहुत हैजानी महकमा है ये, इसमें काम करने के लिए आप हमवक्त अपने टोस पे रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर ये है तो लाइमलाइट भी बहुत मिलती है, रिकग्निशन भी होती है, इसके साथ जो इसके पर्क्स हैं, ट्रैवलिंग, ये वो दुनिया जहान के और जो एक्टिविटीज होती हैं, तो अगेन वो आपकी अपनी नेचर पर है। भूरभन में बिज़नेस मीटिंग्स। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, भूरबन में बिजनेस मीटिंग, बल्कि अब तो भूरबन तो बहुत पुराना एक हाँ, अब तो डेस्टिनेशन हो गई, अब तो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस जी, हैं, जी, जी, जी। और उसमें जो है आप कहीं पे भी आपको ले जाया जाता है। हाँ, ये चैलेंज है इसका, और अगर आप समझते हैं कि इस चैलेंज के साथ आप नबर्द आज़मा हो सकते हैं, तो ये शोबा आपके लिए है। लेकिन अगर आप इतनी हैजानी कैफियत बरकरार नहीं रख सकते,
कितने लोगों को जानते हैं कि जो बाद में सेल्स से ट्रेनिंग में आए, दिल का दौरा पड़ गया, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, ये सारे मसाइल मुझे हैं, एक बैंक शुगर का है। मालूम है कि जहाँ पे जो साहब जिन्होंने टारगेट बड़े अचीव किए हुए थे, तो 1 साल सेल्स मीटिंग के फॉर्मेट में सीधे हॉस्पिटल पहुँचा दिए गए थे। जी, मैंने आपसे कहा ना कि ऐसी कितनी मिसालें, कि मैं खुद भी कितने वाकिफ आदमी हूँ। अपने कोलीग्स में, अपने पीयर्स में इतनी तौहीन कैसे बर्दाश्त करेगा कि उससे कहा जाए अपना मोबाइल फ़ोन रखो और गाड़ी चाबियाँ रखो जाओ। मैं तो इसमें ये कहूँगा कि वो जब कमरे से बाहर जाते हैं तो लोगों को उनकी पतलून पहनी हुई तो नज़र आती है, लेकिन शायद होती नहीं है। क्या लॉयल्टी करनी चाहिए कभी अपने एम्प्लॉयर से, किसी एम्प्लॉयी को, किसी मार्केटिंग वाले को, किसी किसी को भी? क्या हमें अपने एम्प्लॉयर से लॉयल होना चाहिए? फारूक साहब, एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, और हम पहले जिस जनरेशन में थे, मतलब मेरे वालिद या उस जनरेशन के जो लोग थे, क्योंकि जब जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने तो 11-12 इदारों में काम किया है, तो मेरे एक मामू जो है वो बहुत उससे होते थे कि ये तुम करते क्या हो, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में 2 या 3 इदारों में ही कुल काम किया। तो वो जनरेशन जो है वो तो लॉयल्टी की कायल थी, और वो कर मैं अगर आपको ज़ाती हैसियत में बताऊँ तो मैं जॉब लॉयल्टी का कायल नहीं हूँ। मैं उसके मुकाबले में जॉब ऑनेस्टी का कायल हूँ। मैं अच्छा, जब तक रहूँ इंतहाई ईमानदारी से अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को दूँ। मतलब जो आपने कहा जॉब ऑनेस्टी, यू आर नॉट टॉकिंग ऑफ लेट्स से कि लॉयल्टी विद द एम्प्लॉयर जो आपकी तनख्वाह डाल रहा है। देखिए, उसमें फिर ये होता है कि अगर आप लॉयल्टी पे चले जाते हैं ना, तो फिर आप बहुत सारी ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो आपकी जॉब की बका का बाइस बन जाती हैं, और उसमें फिर परफॉर्मेंस सेकेंडरी हो जाती है। और ये कल्चर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसीलिए जैसे हम कहते हैं, तो लोग आमतौर पे कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। तो मैं कहता हूँ नहीं, इसको अंग्रेज़ी में बोलो कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है। एग्री जी, AGR डबल ई। ही एग्री कहते हैं। तो वो जो आप लॉयल्टी की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ लोग हाँ में हाँ मिलाने वाले को ढूंढते हैं। जी, उसकी जगह मैं ये कहता हूँ कि जो सही बात है वो कहो, ईमानदारी से जब तक कर रहे हो, एक एक सेकंड जो आप काम कर रहे हैं वो आपके इदारे के लिए वक्फ होना चाहिए। और लेकिन उसके बाद अगर आपको एक अच्छी कोई ऑप्शन मिलता है या अच्छा कोई आपको अपॉर्चुनिटी आती है, तो कोई वजह नहीं है आपको चले जाना चाहिए। आमतौर पे लोग पहले जाते हुए बड़ा शर्मिंदा फील करते थे, वो समझते थे कि मैंने कोई बेवफाई की है। मेरा ख्याल है ये कोई बेवफाई नहीं है। इदारा अपने जैसे देखिए, मैं मुल्कों के लिए कहता हूँ कि मुल्कों के जो है ना, कोई मुल्कों के अकायद नहीं होते, मफादात होते हैं। तो इसी तरह लोगों के भी मफादात होते हैं। जब तक इदारे और फर्द वाहिद के मफादात मिलते रहेंगे, दोनों ग्रो करेंगे। लेकिन अगर किसी वक्त पे आपको ये महसूस होता है कि आपके मफादात और इदारे के मफादात में टकराव है, तो बजाय इससे कि आपको या इदारे को नुकसान पहुंचे, मेरा ख्याल है राहें अलग कर लेनी चाहिए। राहें अलग कर लीजिए, जी। इसमें कोई नहीं है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि मैं समझता हूँ कि एम्प्लॉयर के लिए बड़ा आसान होता है किसी आदमी को साइडलाइन करना, लेकिन एम्प्लॉयी के लिए इतना आसान नहीं होता है, ये फैसला वो बड़ा साइड मुश्किल होना होता है। तो आप क्या मशवरा देंगे किसी इदारे को, कोई नौजवान अगर ज्वाइन करे, तो ज्वाइन करने से पहले वो किस तरीके से सिक्योर करे कि उसके साथ अचानक ये हादसा नहीं हो जाएगा? देखिए, बड़े मज़े की बात है कि मैंने एक थोड़े अर्से पहले एक तहरीर लिखी थी कि एक दोस्त ने कुछ दोस्तों को अपनी फैमिली के साथ मदऊ किया, जिसमें मैं भी था। तो एक साहब वहाँ थे जिनके बेटे ने अभी नई-नई जॉब शुरू की थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये मेरे बेटे ने अभी नया-नया कॉर्पोरेट वर्ल्ड जॉइन किया है, तो आप इसे कोई मशवरा दीजिए। तो मैंने बेटे से कहा कि बेटा, ऐसा है कि मैं कुछ कहता हूँ जो आपको शायद अभी कुछ समझ आएगा, कुछ अभी नहीं समझ आएगा, हुँ। लेकिन जब आप आगे चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा। तो मैंने उनसे कहा कि यू विल राइज अप टू द मिडल मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्पिटेंस, एंड ठीक। आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकॉम्पिटेंस। क्या बात है! आपने कॉन्फिडेंस तो वो साहब मुझसे कहने लगे कि भाई, मैंने तो कहा था बेटे को एक आसान सी नसीहत कही है, कहना चक्र आता है ना। आपने तो इतनी मुश्किल बात कह दी। तो मैंने कहा, हुजूर, मैंने तो 35 साल का निचोड़ पेश कर दिया था। जी हाँ। तो ये है। तो मैं इसमें ये कहता हूँ, देखिए, आमतौर पे जब हम नौकरी लेने जाते हैं ना, तो हम इतने अपने आप को नीचे कर देते हैं कि हम वो सवालात नहीं कर सकते। मसलन क्या सवाल करना चाहिए? देखिए, मैं बहुत अच्छी बात आपने की। मैं आपको बताऊँ, मैंने उस वक़्त जॉब चेंज की जब मेरे पास डायरेक्ट जॉब चेंज करने के लिए कोई थ्रेट नहीं था। तो मैं अमूमन आप देखते हैं कि वो जो भी उन्होंने सवालात किए, मैंने जवाबात दिए, और उसके बाद वो आपसे कहते हैं कि आपके कोई सवालात हैं। तो मैं आपको बात बताऊँ कि मैंने ऐसे-ऐसे सवाल किए हैं कि वो शायद खुद भी हैरान हुए, और लेकिन मुझे उसके बाद वहाँ नौकरी भी मिली। मिसाल के तौर पे, मुझसे जो पहले साहब थे वो कितने अरसे इस पोज़ीशन पे रहे, वो क्यों छोड़ के गए? अब ये वो सवालात हैं तो जिससे आपको इस इदारे के कल्चर का अंदाज़ा होता है।
तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने बारे में, अपनी सलाहियतों के बारे में, तो आप ये सवालात कर सकते हैं। आपने अभी अलमीज़ान के हवाले से एक बात कही थी कि वो 3 इदारों में था या नहीं था। एक बात का क्रेडिट मैं अलमीज़ान को भी देना चाहूँगा कि जब मैंने इनके यहाँ नौकरी ली, तो मैं ट्रेनिंग किया करता था और मैंने उनसे कहा कि मैं जो है अपनी नौकरी के दरमियान में रहते हुए भी मैं ये ट्रेनिंग कंडक्ट करना चाहूँगा और मैं अपना डे रेट भी चार्ज करता हूँ। यानी जो मेरा एक ट्रेनिंग के 1 दिन का जो भी मेरा मुशायरा है, वो मैं चार्ज करता हूँ। तो और मैंने उनसे कहा आप इसको डॉक्यूमेंट कर दीजिए। तो उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया। मेरे अपॉइंटमेंट लेटर पे ये जो उस वक़्त का था, उस पे ये दर्ज है कि मैं बाहर जाके ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकता हूँ और अपना डे रेट चार्ज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये इदारे में रहते हुए करूँगा तो 2 कदगन लगाई थी कि या तो मैं छुट्टी लेके करूँगा या छुट्टी के दिन करूँगा और मैं अलमीज़ान के जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं करूँगा, व्हिच इज़ वेरी प्रोफेशनल। तो अगर आप अपने आप के बारे में आपको एतमाद है, तो आप ये सारी बातें कर सकते हैं। इंटरव्यू एक बड़ा अहम होता है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और भी आऊँगा ज़रा कि बिलमुम समझा जाता है कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहाँ ऑनेस्टी अपने उरूज पे होती है हर सतह के ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि एवरीबडी टेंड टू राइज टू द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी है। अगर मुझसे आप पूछेंगे ना करप्शन की क्या तारीफ है, मैं आपसे क्या कहूँगा? मैं आपसे कहूँगा कि करप्शन वो है जो पुलिस वाला करता है, ठीक है? और मुझे जो एतराज़ होगा वो ये कि इतनी ज़्यादा क्यों कर रहा है? 5 रुपए ले छोड़ दे, वो मुझे 2000 रुपए क्यों मांग रहा है ये? लेकिन क्या आपके ख्याल में एक मॉरल करप्शन इस सरकारी महकमों के अलावा क्या मल्टीनेशनल कंपनी नहीं पैदी? मैं इसके मॉरल करप्शन की बात करूंगा। नहीं, बिल्कुल है। मैं आपको करप्शन के हवाले से 3 किस्म की करप्शन है, बट उस पे आने से पहले मैं आपको बताऊँ मेरा जो पहला इदारा था, तो उसमें जब आपको वो सुपरवाइज़र लेवल पे ट्रेनिंग प्रमोट करते थे, तो ट्रेनिंग जो दी जाती थी, तो वो बताते थे कि सुपरवाइज़र का काम पुलिसिंग करना है। लेकिन जो उस कंपनी का सुपरवाइज़र है, मतलब उन्होंने पुलिसिंग का ये कहा कि पुलिस वाला सिग्नल के बाद खड़ा रहता है, ताकि कोई सिग्नल तोड़े और उसको पकड़ ले और फिर जोड़-तोड़ जो भी होता है। उन्होंने कहा हमारी कंपनी का सुपरवाइज़र सिग्नल से पहले खड़ा होता है ताकि कोई सिग्नल तोड़े ही ना। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारी तरबियत का हिस्सा था। अच्छा, जो आपने करप्शन के हवाले से बात की, पहले मैं आपको एक पंच लाइन दे दूं। वो पंच लाइन ये है कि अपने 35-36 साल के करियर में मैंने कोई इदारा करप्शन फ्री नहीं देखा, चाहे वो शरिया कंप्लायंट हो, गैर कंप्लायंट हो, मल्टीनेशनल हो, नेशनल हो। आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने करप्शन सबसे ज्यादा एंटी करप्शन के इदारों में देखी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो करप्शन जो है मैं उसको 3 तरह के उसमें उसकी तकसीम करता हूँ कि पहली जो आमतौर पर कही जाती है, जो कि ज़्यादातर बदकिस्मती से हमारे कसीरुल कौमी इदारों में होती है, क्योंकि वहाँ कैश का या इशू नहीं होता, कि ये वुमेन एंड वाइन कल्चर की बात है जो वहाँ पार्टीज़ में होता है, जो आपने जिसको मोरली भी बात कही, तो वो एक करप्शन है, वो मौजूद है। दूसरी करप्शन पैसों की करप्शन है, जिसमें आमतौर पे सरकारी इदारों को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। मैंने अपनी 35-36 साल करियर में कोई इदारा करप्शन के बगैर नहीं देखा। अच्छा, मैं जो करप्शन की तारीफ है मैं आपके सामने पेश कर दूंगा कि चाहे कोई भी अकायद के तहत वो रन करते हैं, वो चाहे कसीरुल कौमी हो, वो एक पाकिस्तानी इदारा हो, शरिया कंप्लायंट हो, गैर शरिया कंप्लायंट हो। जी सोहेल साहब, ये तो मेरा ख्याल है करप्शन पे तो बातें चलती रहेंगी। अभी किस्त भी काफी लंबी हो रही है हमारी, चौथी, तो चौथी किस्त को यहीं रोकते हैं जी ठीक और है। फिर इंशाल्लाह अगली किस्त के अंदर वहीं से सिलसिला टूटेगा जहाँ से हम सिलसिले को तोड़ रहे हैं। तो जी मैं ठीक आपसे याद चाहूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम फारूकी साहब, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र है। 5वीं किस्त इशू हो गई, जनाब करप्शन खत्म होके नहीं दे रही, तो जरा करप्शन पे क्या बात चल रही थी? देखिए, मैं अगर अपने 35-36 साल करियर का निचोड़ आपके सामने पेश करूं, तो मैं आपसे ही कहूंगा मैंने कोई 11-12 इदारों में काम किया, जिसमें एक सरकारी इदारा भी शामिल रहा। मैंने कोई भी इदारा करप्शन फ्री नहीं देखा। अच्छा, अब करप्शन की क्या तारीफ है मेरे पास? आमतौर पे जो करप्शन हम बात करते हैं वो 2 या 3 इकसाम की होती है। पहली ये वुमेन एंड वाइन कल्चर होता है बहुत सारे इदारों में, शायद कसीरुल कौमी इदारे उस मामले में ज़्यादा बदनाम है, कुछ सरकारी इदारे भी हैं। तो ये एक तरह की करप्शन हुई जो आपने कहा कि चलिए वहाँ अगर उनके कल्चर में ये दिल मौजूद। तो अपना भी करता था, मगर फजले खुदा से बुत ही ना आए तेरा पे, वो तो हर तरह से आमादा थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी किस्म की जो करप्शन है वो रुपए पैसों की है। जी, अच्छा, इसमें फिर मोरिद इल्ज़ाम आमतौर पर सरकारी इदारों को ठहराया जाता है, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूं कि अब ये इल्ज़ाम शायद गलत है, क्योंकि जो प्राइवेट इदारे हैं या निजी इदारे हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा आप कह लें जो भी करप्शन का अंसर जो है वो आ चुका है।
और जो तीसरी करप्शन है, जो मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा खतरनाक है इदारे की बका के लिए, उसकी जिंदगी के लिए, उसकी तरक्की के लिए, वो एप्पल पॉलिशिंग या खुशामद का कल्चर है। खुशामद भी एक तरह की करप्शन ही है, क्योंकि किसी आप शख्स को आप वो बावर करा रहे हैं जो वो नहीं है। तो ये जो करप्शन है, ये ऐसा नहीं मैंने कोई इदारा देखा हो। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इदारा जितना ज्यादा पारसाई का दावा करता है, खुशामद वाला कल्चर वहां उतना ही ज्यादा है। ये मेरा तजुर्बा है और मैंने ये इससे साथ लेकिन सर साहब एक मैंने करप्शन और भी देखी है जिससे शायद कोई इदारा खाली नहीं है। यार अब मुझे पेमेंट मिल रही है 9 to 5 काम करने के लिए, लेकिन वो जो एक काम पे फोकस करते हुए मैं जितने आवर्स लगा रहा हूँ वो तो दिन में 3 या 4 घंटे होते हैं, और बाकी वक्त में गप्पे चल रही हैं, चाय चल रही है, मुल्क की सियासत बात हो रही है, कमेंट्री चल रही है। तो आपको जब पैसे में, और फिर हम ये रोते हैं कि साहब हमें लेट सीटिंग करनी पड़ रही है। 9 to 5 इधर उधर टाइम ज़ाया किया, एप्पल पॉलिशिंग करते रहे, और 5 बजे के बाद बैठे तो रो रहे हैं कि साहब हमारे साथ कितनी ज्यादती होती है 8 घंटे। क्या ये भी करप्शन नहीं है? बिल्कुल करप्शन है, बिल्कुल करप्शन है। अब मैं इसमें अपनी पिछली बात की तरफ दोबारा जाना चाहूंगा, जो मैंने अर्ज किया था कि मैं जॉब लॉयल्टी की जगह जॉब ऑनेस्टी का कायल हूँ। जी। तो अगर आप जॉब ऑनेस्टी के कायल हैं, फिर आप ये नहीं करेंगे। फिर आपको पता है कि एक एक लम्हा जो मेरा है, जो मैं इदारे में गुजारा हूँ, मुझे उसकी कीमत, उसका मेहनताना मिल रहा है। और अगर मैं किसी मेहनत के बगैर वो ले रहा हूँ तो वो मेहनताना नहीं तो है। सर साहब मैं इसको थोड़ा सा यूँ ऐड करूंगा कि आप जो जॉब ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, शायद इसका एसीआर से ताल्लुक नहीं बल्कि इंसान के ज़मीर से ताल्लुक है, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और अल्लाह में से ताल्लुक है। यकीनन। ठीक है, तो इसमें ये ना फिक्र करें कि एसीआर में क्या लिखा जाएगा क्या नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जॉब ऑनेस्टी बहुत कम देखने में आती है। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। मैं तो इसमें ये कहता हूँ फारूक साहब, यकीन मानिए, ये मैंने फिर अपनी तहरीर में भी इसका इस्तेमाल किया था, कि जो पैसा बगैर मेहनत के आपकी जेब या आपकी पेट में आता है, बहुत उधम मचाता है। क्या बात कह दी आपने भाई, बहुत उधम तो मचाता है वो। जी बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये न सिर्फ आपको खराब करता है, बल्कि आपकी पूरी नस्लों को खराब करता है। मैंने नस्ल नहीं, नस्लों का लफ्ज इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो इससे आप परवान और परवरिश करते हैं, इसके असरात फिर नजर आते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो ये इस तरह की जो करप्शन है, ये तो इससे तो कोई भी इदारा मुबर्रा नहीं है। एक चीज़ बड़ी तंग करती है मुझे, बल्कि मैं चूंकि एक मालिकी इदारे में रहा हूँ, बैंक में रहा हूँ, तो वहाँ पे अमूमन एक दस्तूर था कि जब वो बोनस की और इंक्रीमेंट की और प्रमोशन लिस्ट आती थी तो एक आध शाम गरीबा ज़रूर हुआ करती थी कि जिसमें जितने भी लोग महरूम थे तो वो बैठ के अपना एक अलग से मुंह पे तो मुस्कुरा मुस्कुरा के मुबारकबादें दी दी, पार्टी मांग ली, कर लिया, लेकिन पीठ पीठ जो हमारा कल्चर है ये, तो उसमें से अक्सर लोग फिर मेरे पास भी कभी कभी आते थे ये हमदर्दियाँ गेन करने की खातिर कि देखिए साहब हमें इतने साल हो गए, फला साहब जो है वो आए कहाँ से कहाँ निकल गए, इस इदारे में पुराने लोगों की कदर ही नहीं है। तो मैं उनसे एक बात कहता था, मैं कहा देखें आप चूँकि पुराने एम्प्लॉई हैं, लिहाजा आप इस इदारे के सबसे बड़े एसेट्स हैं, पहली चीज़। लेकिन ये चीज़ कभी मत भूलिएगा कि एसेट जो है 7 साल के साल डिप्रिशिएट भी होता जाता है ये, तो जो एसेट्स आपका नया होगा वो 5 साल बाद में 5 साल की इसमें डेप्रिशिएशन वैल्यू लग चुकी होगी, नंबर 2। और नंबर 3 ये कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत होती है। तो मैं तो अपने जो मेरे साथी देख रहे होंगे उनसे भी ये बात कहूँगा कि जब कभी आपके ऊपर ऐसा कोई स्टेज या ऐसा कोई मरहला आए, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर छोड़ दें आप उसको, सवाल ये कि मार्केट में आपको आपकी वर्थ क्यों नहीं मिल रही है। अगर आपके अंदर इतना हौसला है, दम है, एतमाद है, अगर आप एक कंफर्ट जोन में रहते हैं कि यहाँ से निकलूंगा तो एक्सपोज होऊंगा, तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि ऊपर वाले के सामने एक्सपोजर बहुत मिलता है, मैं कहता नहीं भाई एक्सपोजर नहीं मिलता है, बंदा एक्सपोज हो जाता है सारा ये। दुरुस्त। तो अगर आपको खौफ है मार्केट में निकलने से, और जैसे कि आपने कहा कि भाई बी ऑनेस्ट विद योर एम्प्लॉयर, लॉयल्टी जरूरी नहीं है, तो वरना फिर वही होगा जो हो रहा है कि एसेट डेप्रिशिएट भी होंगे और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी ज़्यादा भी आएगी। आप क्या कहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो एसेट इसी तरह पड़ा रहा तो इवेंचुअली बैड डेट हो जाता है। बैड डेट इसमें एक कसीरुल कौमी इदारे के, जो पाकिस्तान में ऑपरेशन भी रहा उसका, उसके एचआर डायरेक्टर की एक बात बड़ी मजे की है, क्या वो मैं यहाँ आपको बताना, और जो इस मसले का हल भी है, यानी जो आपने बताया मैं वही अर्ज करने जा रहा हूँ, कि वो ये कहते थे कि हमारे इदारे का कल्चर है कि हम ये चाहते हैं कि ये एम्प्लॉय यहाँ पर हैप्पी टू स्टे एंड रेडी टू गो।
फिर दोहराइएगा। जी, मैं फिर दोहरा देता हूँ। ये वो चाहते हैं कि एम्प्लॉइज़ जो यहाँ रहते हैं, दे आर हैप्पी टू स्टे एंड रेडी टू गो। अच्छा, सही। अब इसकी वो तावील ये बयान करते हैं कि रेडी टू गो का मतलब ये है कि उनके जो स्किल्स हैं, वो हमवक़्त मार्केट के इन कंप्लायंस में रहें। यानी जो जी, मार्केट में बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जिस चीज़ की डिमांड है, वो कहते हैं कि हम अपने इदारा जो है, वो उन अपने एम्प्लॉयी को वो स्किल्स फराहम करता है, उसकी ट्रेनिंग फराहम करता है। तो वो हमवक़्त एम्प्लॉयबल हैं, ना सिर्फ़ यहाँ पे बल्कि कहीं और भी। तो इस नतीजे में जब तक यहाँ पर हैं, वो खुश हैं, और जब उन्हें कहा जाता है कि कहीं और जाओ या वो खुद जाना चाहते हैं, तो उनकी मार्केट में डिमांड होती है। तो वो फिर एक्सपोज़ नहीं होते, वो बल्कि एप्रिशिएट करते हैं और शाइन करते हैं। ये है इसमें। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। लेकिन सेठ साहब एक चीज़ और भी है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हर आदमी ये चाहता है कि जो असली सिक्के हैं वो उसके पास है और जो खोटे सिक्के हैं वो मार्केट में निकाल के फेंक दे। ये है ना आखिर ये इंसानी नफ्सियात ये है कि जो अच्छा वर्कर है वो तो हमारे पास है। तो कभी जब अच्छा वर्कर छोड़ के जाता है, जो अच्छा वर्कर छोड़ जाता है, तो एम्प्लॉयर बिलखुसूस का मैनेजर दे फील बिट्रेड कि यार हमने उसको इतना किया, हमने उसको ये प्रमोशन दे दिए, हमने उसको बाहर कॉन्फ्रेंस करा दी है और वो बड़े आराम से आ गया अपना सफ़र लेके, तो वो इसके अपने दिल के ऊपर ले जाते हैं। तो जबकि मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर आपके लोगों की मार्केट में डिमांड है तो आपको खुश होना चाहिए और आपको उनके रिप्लेसमेंट तैयार करते रहने चाहिए और इसको खुशदिली से मेरा ताल्लुक बताने को हर्ज नहीं है कि मीज़ान बैंक से रहा है और हमारे काफ़ी साथी जो थे मुख्तलिफ इस्लामी बैंकों में गए, इस्लामी विंडो में गए और जब वो जाते थे तो हमारे काफ़ी मैनेजर्स बड़ा सौरो फील करते थे। मैं कहता नहीं, ये आपकी एलुमनाई है। आप ये तो सोचें कि अब हर बैंक में आपका अपना बंदा बैठा हुआ है कि आप फ़ोन उठाएँगे उससे बात कर लेंगे। कोई स्ट्रक्चरिंग करनी है, कुछ करना हो ये। तो ये तो मेरे ख़्याल है अच्छे इदारे को एक तरबियती इदारा होना चाहिए, जिसके निकले हुए लोगों की मार्केट में डिमांड हो। और इसमें हमें कोई शाई नहीं फील करना चाहिए कि हमारे पढ़ाए हुए लड़के, मैं समझता हूँ वो इदारे यूनिवर्सिटी की तरह हैं, ये निकलना ही निकलना है, जाना ही जाना है ऊपर। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा ख्याल है इस्लामिक बैंकिंग में इस वक्त जितने लोग भी हैं, उन सबको ट्रेन मीज़ान बैंक ने किया जी है। बिल्कुल। तो इसमें कोई ये तो बिल्कुल मीज़ान बैंक जो है वो इस मामले में एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है। इसी तरह मैं आपको एक मिसाल दूं कि कोरियर फील्ड में जितने लोग भी आज कहीं भी काम कर रहे हैं, सब डीएचएल या टीसीएस से जी निकले जी हैं। तो बिल्कुल। उस इदारे का भी दर्जा जो है वो यूनिवर्सिटी के बराबर है। जी लेकिन जो आपने एक बड़ी मजे की बात की, मैं फिर वो कहूँ, और मैं खुद भी ये रहा हूँ, मतलब मैनेजर मैं खुद भी रहा हूँ, कि लोग इदारों की वजह से इदारे नहीं छोड़ते, मैनेजर की वजह से छोड़ते हैं। या वो मैनेजर की वजह से वहां रहते हैं या मैनेजर की वजह से छोड़ते हैं। आपसे मैं एक सवाल करूंगा, आपका अपना एचआर से ताल्लुक रहा है जी। और मैं भी सीनियर लेवल मुख्तलिफ इदारों को देखता रहा हूँ, कई इदारों में बोर्ड पे डायरेक्टर भी रहा हूँ। ये मैनेजर की अप्रेजल उसके जूनियर्स क्यों नहीं करते हैं? देखिए, अगर इदारे में मुकद्दस गायें हैं जी और इदारे में अगर ओपन कल्चर नहीं है, तो वो नहीं किया जाएगा। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था कि मैं एक निजी इदारे में, निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा। अब हमारे ज़माने में उस्ताद का जो भी दर्जा होता था, लेकिन आज हर निजी यूनिवर्सिटी में एंड ऑफ द सेमेस्टर पे स्टूडेंट टीचर के बारे में बताते हैं कि उनकी मालूमात का मयार क्या था, वो कितनी अपडेटेड थी, उनकी मिसालें कितनी अपडेटेड थी, और उसके बाद उस टीचर के साथ भी उसकी रेटिंग शेयर की जाती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि यूनिवर्सिटी की ओवरऑल रेटिंग में वो एवरेज को ऊपर ले गया है या एवरेज को नीचे लेके गया। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और वो जो और मेरा ख्याल है तकरीबन तमाम अच्छे इदारों के ट्रेनिंग सेशन में लाजमी है कि फैकल्टी की ट्रेनिंग है, वो रेटिंग है, वो तमाम ट्रेनिंग लाजमी करेंगे। बिल्कुल सही। और वो बाद में मैं भी था तो बाद में शेयर किया थी कि इस चीज़ पे आपको इतने नंबर मिले, इस चीज़ पे ये मिला, इस चीज़ पे रेटिंग मिली। लेकिन जब अप्रेजल का ज़माना आता है तो ऊपर वाला तो बैठ के नीचे वालों के मुकद्दर के फैसले कर रहा होता है, ठीक है। हालांकि उनको वो जानता है एज मैनेजर उसने कैसे देखा। ये मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो अपने से नीचे वालों से क्या कर रहे हैं, वो उनको आगे बढ़ने दे रहे हैं कि नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हमारा देखिए कल्चर है हमारे मुल्क का कि जो अच्छा हुआ उसकी तो वाह मेरी है, और जब कोई मामला ख़राब होता है तो लोग अपने से जूनियर को कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। ये बजाय से कि वो तस्लीम करें गलती उनकी थी, वो उल्टा कहते हैं जी ऐसे ऐसे गधे दिए हुए थे आपने मुझे, मैं कहता भी था मुझे कोई ढंग के बंदे लेके दे, देखना क्या कर दिया। अब नीचे वाली में रसाई है नहीं, ये तो मुल्क का कल्चर है। तो ये अगर 360 के अंदर अगर अप्रेजल के कल्चर को प्रमोट किया जाए कि नीचे वाले भी जो अपने मैनेजर की मैनेजरियल क्वालिटी पे कि सिखाने में कितना है, ओपन माइंडेड कितना है, क्या उसका रवैया है,
तो फिर जो ऊपर वाले हैं उनको उनकी कैपेसिटी तो मालूम होगी ना मैनेजर कैसी है, जिनके पास 20 मैनेजर की रिपोर्ट आएगी उनके जूनियर्स की, सब्जेक्ट के बारे में कितना अपडेट है, पर्सनल उसमें कितना दिलचस्पी रहता है, तो क्या उनको ये मालूम नहीं होगा कि उनके जो मैनेजर्स हैं उनको कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग की और इसकी ज़रूरत है? देखिए वो फिर वही बात आएगी कि वो मैनेजर नौकरी अपनी अहलियत की बिना पे कर रहा है या लॉयल्टी की बुनियाद पे कर रहा है। तो अगर वो लॉयल्टी की बुनियाद पे कर रहा है तो मैनेजमेंट उसको फिर बेयर कर लेती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 360 डिग्री होना चाहिए जिसमें अपर टियर भी करे, नीचे वाले भी करें जी। और पेयर लेवल पर भी हो, यही उसका पर्पस था। मैंने जैसे आपसे अर्ज किया था कि मुझे डीएचएल ने मैनेजर बनाया। डीएचएल में हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी और अमंग अपार्ट फ्रॉम द सीनियर मैनेजर्स, उस वक्त मैं लाहौर का स्टेशन मैनेजर था, स्टेशन हेड को वो स्टेशन मैनेजर बोलते थे। तो मैं वाहिद स्टेशन मैनेजर था जिसका सेल्स मैनेजर भी उसके साथ था, और वहाँ पे ये तय हुआ था कि आप अपनी 3 खूबियाँ भी बताएंगे और अपनी 3 कमजोरियाँ बताएंगे, और आपका सबऑर्डिनेट भी आपकी 3 खूबियाँ और 3 कमजोरियाँ बताएगा। अच्छा। तो हमारे जो उस वक्त के सेल्स एंड मार्केटिंग के हेड थे उस जमाने के, और बड़े मजे की बात मैं आपको बताऊं, और वो था, और जब उनको खुद भी कहा गया कि आप अपने बारे में बताएं तो उन्होंने कहा कि आई प्ले फेवरेट एंड आई कांट टेक क्रिटिसिज्म। तो लोगों का मुत्तफिका एक यूनानिमस था, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी इस बात से हमें भी इत्तेफाक है। आपकी इस बात से हमें भी इत्तेफाक है। तो इस तरह की बात होती है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो 360 डिग्री हर जाविये से, लेकिन देखिए बात यही है कि आप चाहते क्या हैं, आप तब्दीली लाना असल में चाहते हैं। सच्ची बात है, इस मुआशरे का जो मजमूई माहौल है, इसमें बहुत ज़्यादा सच बोलने का आप रिस्क ले भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही, वो बिल्कुल सही। उमर शरीफ का एक छोटा सा स्केट था जिसके अंदर से मुख्तलिफ जो प्रोफेशन थे उनकी जो सुहागरात के बारे में उसने हर एक के बारे में कहा, दुकानदार की सुहागरात, फला की सुहागरात। तो एक वकील साहब से कहा कि बताया बताया उसने कि वकील साहब गए और उसने अपनी बेगम से कहा कि हाथ उठाओ, जो कुछ कहोगी सच के अलावा कुछ नहीं, सच सच कह दो। कहने लगा दुल्हन ने सब कुछ सच सच कह दिया, सुबह से तलाक हो गई। तो नहीं, आप सही कह रहे हैं। वो जो आमतौर पे कहते हैं ना कि अगर आपको कहीं दुश्मन मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सच बोलना शुरू कर दें, आपको आपके इर्द गिर्द ही मिल जाएंगे। हो ऐसे वैसे दुश्मन मिलेंगे। तो आपके जो करियर का निचोड़ है, क्या इतना आपने माशाल्लाह सब कुछ किया, आप लोगों की तरबियत पे क्यों नहीं गौर करते? जो आगे जो नस्ल है, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म क्यों नहीं लेते हैं? क्यों हमारे यहाँ मसला ये होता है कि बहुत से लोग जो कि प्रोफेशन में बहुत आगे होते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो मंजी पकड़ लेते हैं सारे में। खैर आप तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो आया है उसको क्यों नहीं सिखाते आप? देखिए मेरा ख्याल है कि जो भी रिटायर्ड, जैसे आपने खैर मेरे हवाले से जो बात की कि रिटायर्ड आदमी मंजी नहीं पकड़ता, उसको मंजी पकड़ा दी जाती है। सही बात है। उसको ये कहा जाता है अब आपको क्या करना है, अब आप बैठ के अल्लाह अल्लाह करें। अरे भाई, अल्लाह अल्लाह करने के लिए रिटायर होने की जरूरत नहीं है, सही अल्लाह बात है। अल्लाह जिंदगी भर करना फर्ज है, जी, जी। पहली बात। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो लोग जब नौकरी में एक हद से आगे होने के बाद जब वो अलहदा होते हैं, उनके लिए कोई मौके नहीं है, ना इदारे फराहम करते हैं, ना हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी ऐसी तजवीज़ है। मेरा ख्याल है कि वो लोग हैं जो कि इदारे भी अगर चाहें तो अपने शोबे में, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अपना है कि इन रिटायर्ड लोगों का एक थिंक टैंक बनाया जा सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल। और वो इनको कहें कि इंडस्ट्री के इश्यूज को, वो उनकी पूरी उम्र इंडस्ट्री में गुजरी है, वो ये देखें और उसके बाद क्या वो तब्दीली ला सकते हैं, क्या वो तब्दीली तजवीज़ करते हैं। इसी तरह फार्मा है, कंज्यूमर की इंडस्ट्री है, मतलब ये इंडस्ट्री इसमें खुद इस तरह से चाहे तो एक कदम उठा सकती है, और चाहे वो अपने कुछ एक्स एम्प्लॉय और अपने कंपेटिटर के कुछ एक्स एम्प्लॉय जो कब एक्स हो चुके हैं, इसका एक ऐसा कोई बोर्ड तश्कील दे दे कि जो एक थिंक टैंक की तरह काम करे और इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम करे। और इसमें बहुत ज़रूरत है, और बाहर ये होता है। बाहर तो वो ये कहते हैं कि एक शख्स का, मतलब आप ये देखिए ना कि मैं और अगर आप दोनों की अगर हम बात करें, इस वक्त जगह इस कमरे में हम दो ही हैं, तो भी हम कहेंगे कि 70 साल से ज़ायद का तजुर्बा है इस कमरे में। अब इस तजुर्बे से फ़ायदा कौन उठाना चाह रहा है? कोई नहीं। तो हमें वो मौके मिलने चाहिए कि जो हमने किया है, और उसके साथ कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा माशी मराहत उसके साथ अटैच हो, एक बेसिक कॉस्ट मीट हो जाए, तो लोग विलिंगली इस बात में इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बड़े-बड़े इदारे दावे जितने मर्ज़ी कर लें, लेकिन वो ट्रेनिंग को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक दुरुस्त। है? हाँ, अपने इदारे की रेटिंग के लिए कर रही है, हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी है, हम जो बाकायदगी ट्रेनिंग नीड एनालिसिस वगैरह भी करते हैं, ठीक है? लेकिन जब मौका आता है ट्रेनिंग का, तो अच्छे वर्कर्स को ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजते हैं कि काम रुक जाएगा हमारा, ठीक है? और मैंने कई इदारों में देखा है कि बहुत से लोग जो
नाकारा किस्म देते हैं उनको हर ट्रेनिंग भेज दिया था, ताकि भाई साहब एडवांस पेमेंट की हुई है तो पीएमए की ट्रेनिंग को करवा लो। आ, जो एक अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग बाज़ औक़ात तो उसको इनाम समझा जाता है कि इसको सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भिजवा दो, उसकी वो हमें ना नहीं इसको ज़रूरत है कि नहीं है। दुरुस्त। तो एक तो ये है कि सीरियसनेस मुझे नज़र नहीं आती है एम्प्लॉयर्स में कि भाई लोगों को कैसे ग्रूम करना है, उनकी ट्रेनिंग नीड को कैसे देखना है और उनको ट्रेन करना है। और दूसरी बात ये कि जो उनके लोग रिटायर होते हैं तो वो उनको एज ए रिसोर्स पर्सन इस्तेमाल नहीं करते हैं। दुरुस्त। अब बैंकिंग सर्कल में मेरा अपना भी तजर्बा रहा है, मैं काफ़ी अर्सा ट्रेनिंग दी है कि अगर आप ये एक यंग लड़का जो कि अभी फ़र्ज़ करें कि इकरा से माजू से करके आया है एमबीए, अभी उसकी 26 साल की उम्र है, उसको आप बिठा देंगे ट्रेनिंग देने के लिए और सामने बैठे हुए सारे सफ़ेद बालों वाले सोहेल याकूब साहब जैसे लोग हैं, तो हाउ दे कैन अब्ज़ॉर्ब। लेकिन अगर वही आदमी उन्हीं के ऑपरेशन का आदमी हो, उन्हीं के सेल्स का आदमी हो, अगर उसको एज ए रिसोर्स पर्सन लेके आएंगे तो नए लोग भी, इवन मैनेजर्स भी, वो देखेंगे हाँ यार ये बकौल आपके 40 साल का तेरवा बोल रहा है, दुरुस्त। ये 40 साल की नाकामियाँ बोल रही हैं, तो मुझे क्या सीखना है। तो मेरा ख्याल है कि ट्रेनिंग के ऊपर मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग एक खर्चा नहीं है बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। ये अलग बात है कि इसके ऊपर आजकल पीआर भी बड़ी हावी है कि अगर चंद नाम ऐसे मशहूर और मकबूल हो गए हैं तो उनको 10 लाख रुपए लोग देते हैं ताकि जब बैलेंस शीट छपेगी तो लिखा जाएगा कि फलां साहब ने हमारे ट्रेनिंग दी थी है। ट्रेनिंग को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। दुरुस्त, बिल्कुल ये सही। एक एसेट्स है और इसमें सबको मिलकर देखना पड़ेगा, इसमें इदारों को भी देखना पड़ेगा और जो लोग काम सीखते हैं, क्योंकि देखिए आपका मसला जो सबसे बड़ा होता है ना, एक आदमी ने 30-35 साल कॉर्पोरेट लाइफ गुजारी है, उसका अपना एक लेवल रहा है लोगों से मिलने का। जब रिटायरमेंट के हफ्ते 2 हफ्ते बाद बहू कहती है ना कि अब्बा जी ज़रा स्कूल से बच्चों को लेते आइएगा और साथ में पकड़ा दी टोकरी कि ज़रा बैंक में बिल जमा करा दिएगा और थोड़े से किराए और ये ले लीजिएगा। अब्बा जी तो मर गए ना। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उनको पता ही नहीं कि बिल की जमा, बिजली के बिल जमा कैसे होता है, करेले मिलते हैं किसी दुकान से ये। तो ये मेरा ख्याल है कि जो रिटायर्ड लोग हैं और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें हमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं रिटायर्ड लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के सख्त खिलाफ हूँ। उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि नीचे से लोग आ रहे हैं, उनको कब मौका मिलेगा। अगर बाबा जी खुद ही 80 साल तक बैठे रह गए, अलबत्ता उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लेने के बाद इस किस्म के ट्रेनिंग के, डेवलपमेंट के, इन सब चीज़ों का काम लेना चाहिए। नहीं, दुरुस्त, आप सही कह रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि इदारों में सबसे पहले बजट कौन सा कटता है, यानी कभी भी मुश्किल वक्त आता है तो ट्रेनिंग का बजट सबसे पहले कटता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ट्रेनिंग आमतौर पे इनाम समझी जाती है। ट्रेनिंग का रूट क्या होता है, मैं एक छोटी सी बात सुनाता हूँ और मैं ख्याल है इस पर हम इसको इस अपने सेगमेंट को ख़त्म भी कर सकते हैं। मेरे बच्चों ने एक दफ़ा मुझसे कहा कि बाबा आप बड़े अच्छे फैसले करते हैं, हाँ। और हम आप देखते हैं, आप जब भी हम आपसे कोई बात कहते हैं आप फैसला बड़ा सही करके देते हैं, तो हमें भी सिखाइए। तो मैं आए बाएं शाएं करता रहा, तो खैर थोड़ी देर निकलते रहे। तो उन्होंने कहा आप हमें सिखाते क्यों नहीं है? तो मैंने कहा यार इसका रूट बड़ा सख्त है, आप लोग तैयार हैं? उन्होंने कहा आप बताइए। तो मैंने कहा मैं अच्छे फैसले करता हूँ। ठीक है, आप मुत्तफिक हैं? उन्होंने कहा। तो मैंने कहा अच्छे फैसले मैं कैसे करता हूँ? हाँ। तो उन्होंने कहा इसलिए कि आपका एक्सपीरियंस है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक्सपीरियंस कहाँ से आया? अब वो चुप हो गए। यहाँ तक तो पता था। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा पता है एक्सपीरियंस कहाँ से आया? कहते कहाँ से? गलत फैसलों बिल्कुल से। सही बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो इसका मतलब है मैंने जिंदगी में इतने गलत फैसले किए हैं कि आज मैं सही फैसले कर सकता हूँ। मैं आपकी बात को दोहराऊंगा, जब बढ़ाऊंगा आगे, एक बड़े मजे की बात। जी। एक बहुत बड़े इदारे के अंदर, क्योंकि मैं कई कंपनी के बोर्ड पे था और कई जगह मैं सीनियर रहा हूँ, ये तो सीनियर टीम बैठी हुई और वो अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से उलझ रहे थे कि जी हमारा ट्रेनिंग का बजट बहुत कम है और हमें ट्रेनिंग पे ज़्यादा उस पर खर्चा कर दीजिए। खैर उनके ध्यान में ये होगा ना कि भाई कोई भूरबन की ट्रेनिंग हो, गिलगित की ट्रेनिंग हो, सिंगापुर की ट्रेनिंग हो, वो इसलिए कर रहे थे। तो वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस इदारे के, तो उनका भी कौन कहता है हमारा ट्रेनिंग का बजट कम है, हमारा तो ट्रेनिंग का ठीक ठाक बजट है। अब सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। उनका लाओ बैलेंस शीट, ये देखो पिछले साल के लॉसेस कितने थे। ये जब 200-250 मिलियन का लॉस किया हमारे इदारे ने, यही तो ट्रेनिंग थी हमारी, और क्या ट्रेनिंग है, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो मैं खाली गुफ्तगू चलती रहेगी, थोड़ा सा इसको रोकते हैं, जी फिर जरूर। इसके छठे और आखिर से इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया। सर मेरा ख्याल है आज छठा और आखिरी हिस्सा, जी कोशिश करते हैं आज ये खत्म हो जाए बात। जी इंशाल्लाह। हालांकि ईमानदारी का तो मजा तो इतना आ रहा है कि लगता है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो बातें हो रही थी इदारों में ट्रेनिंग की, इदारों में एम्प्लॉइज़ की ग्रूमिंग की। आपने बड़ा अच्छा गाइड किया कि भाई
किसी इदारे को ज्वाइन करने से पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन बंदा कर ले अच्छी तरीके से, जो अपने सवाल वैसे ही है। मेरा ख्याल है कि जो नौजवान इसे सुन रहे हैं वो यकीनन इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगे और इस पर मजीद अमल करने की कोशिश करेंगे। आगे आप कहाँ लेके चलते हैं, क्योंकि आज मुझे आपसे कुछ अपनी सहाफ़त के बारे में बातें करनी है। पहले ज़रा ट्रेनिंग और करप्शन वाला ख़त्म हो जाए, पहले पहले आपकी करप्शन ख़त्म हो जाए। मेरी करप्शन खत्म हो गई। अच्छा चलिए। देखिए, जो आपने सहाफत वाली बात की, मैं ये कहूँगा कि जब मैं पीआई में रहा और अक्सर औकात अफसर बकार ख़ास कर दिया जाता था, तो कोई मेरे 11 साल के अरसे में कुछ 4 साढ़े 4 साल तो मैं बाकायदा ओएसडी रहा और बाकी ऐसे असाइनमेंट पर रहा जिनमें कभी कभार काम भी नहीं था। तो तकरीबन आप समझ लें कि आधा अरसा मैंने एक्टिवली काम किया, बाकी मुझे करने नहीं दिया गया। तो जो वो ओएसडी के रहा या जो ये रहा, तो उसके मुझे 2 तोहफे मिले। अच्छा। जी, एक अच्छा कह लें या शायद दोनों ही अच्छे, क्योंकि वो बहरहाल आपको तनख्वाह मिलती है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक घर रहने का अपना एक प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर के नतीजे में मेरे ब्लड का प्रेशर कुछ आगे पीछे हो गया, जिसके नतीजे में मुझे उसकी दवा बाकायदगी से लेनी पड़ती है। जाहिर है, लोगों के चेहरों पे सवाल होते हैं, लोगों की आंखों में जी। सवाल होते हैं। बहुत प्रेशर होते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों ये घर में बैठे हैं तो कुछ तो इन्होंने भी किया होगा, अब किस किस को वो जवाब दें। तो खैर ये वाला तो। दूसरा तोहफा मुझे ये मिला कि चूंकि मैं एक लाइब्रेरी के साथ अटैच हुआ, वहाँ से बहुत सारी किताबें लेकर पढ़नी शुरू की, और जब आप पढ़ते चले जाते हैं तो फिर आपका दिल करता है लिखने का। तो यूं लिखने का अमल मेरी जिंदगी में आया और मैंने लिखना शुरू किया। तो ये अच्छा तोहफा था। ये गनीमत है कि आपने पहले पढ़ना शुरू किया और फिर लिखना शुरू किया, वरना आजकल जो मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग जिनको अभी पढ़ना चाहिए वो लिखना शुरू कर देते हैं, और जिनको लिखना चाहिए वो पढ़ रहे हैं जो आमतौर पे नहीं। मैंने पढ़ा और उसके बाद फिर खुद ही कुछ दिल चाहा तो मैंने लिखा, उसकी पजीराई भी मिली और मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो नेशनल डेलीज में भी छपते रहे। मैंने समाजी मौज़ूआत पे भी बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन ये वो बातें जो हम शायद मिनहसुल कौम सुनना नहीं चाहते। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि एक कहानी हम सब ने बचपन में पढ़ी थी और हमें लगा कि कौन ऐसा अहमक हो सकता है जो ये करे। वो हम सब ने स्कूल के दौर में ये कहानी पढ़ी हुई है कि एक साहब एक दरख्त की शाख पर बैठे थे और उसी को काट रहे थे। तो एक साहब गुजरे, उन्होंने कहा भाई मत करो, गिर जाओगे। वो कहते यार जाओ भाई अब अपना काम करो। और खैर वो शाख काटता रहा, थोड़ी देर बाद शाख भी गिर गई और खुद भी गिर गया। भागा भागा उस आदमी के पास गया और उससे कहा कि भाई आप तो बहुत अक्लमंद आदमी हो। उसने कहा नहीं भाई, जो तुम जिस शाख पे बैठे थे उसको काट रहे थे तो उसका अंजाम तो यही होना था। अब हम जब स्कूल में ये कहानी पढ़ी थी तो किसी की समझ में नहीं आया था कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि मिनहसुल कौम हम 70 साल से यही काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और उसको काटे चले जा रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये शाख नहीं गिरेगी। क्योंकि मेरी एक और तहरीर थी जिसमें मैंने लिखा था कि पाकिस्तान आर्जी कयाम की नहीं, मुस्तकिल कयाम की जगह है। असल चीज वही है जी। तो जब आपकी मुस्तकिल कयाम की जगह होती है, आप उसके साथ अपने तमाम मफादात, अपना तमाम मुस्तकबिल वाबस्ता कर लेते हैं, और जब आप अपना तमाम मफादात और मुस्तकबिल वाबस्ता करते हैं तो फिर उसकी फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। ये जज्बा आज बदकिस्मती से हमारी कौम में, हमारे रहनुमाओं में नापैद हो रहा है। अब हम रियासत का नहीं सोचते हैं, अब हम अपने अपने लीडरों के बारे में सोचते हैं, अपनी अपनी पार्टी के बारे में सोचते हैं, अपने अपने इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स जो हैं उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन रियासत के बारे में हम ज़रा कम सोचते हैं। ये दुरुस्त, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बल्कि मैं एक मज़े की बात आपको बताऊं, पाकिस्तान का एक बड़ा मोतबर इदारा है स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। ये इधर लाहौर में अपर माल पे ये इंस्टीट्यूट है और यहाँ सीनियर ब्यूरोक्रेट को ट्रेन किया जाता है। जब ग्रुप 20 से ग्रुप 21 में जब आप इसमें जाते हैं, तो जब डॉक्टर हाशिम पोपलजई यहाँ के इंचार्ज थे, बाद में वो सेक्रेटरी फूड भी रहे, तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे मदऊ किया था और मुझे कहा था कि मैं वहाँ आऊँ। और वो खैर पीआई के प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात करना चाह रहे थे। मैंने तो उस पर तो ज़रा, चूँकि ये सियासी हो जाता है मामला, मैंने उस पर बात नहीं की थी। तो मैंने जिस बात से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था, मैं आज वो आपके तवज्जुह से यहाँ दोहराना चाहूँगा और उस पर थोड़ी सी बात। मैंने वहाँ जाके जब बातचीत हुई, इसमें डॉक्टर कैसर बंगाली भी थे वहाँ पे, जुबैर साहब थे जो बाद में गवर्नर सिंध रहे, उस वक्त वो प्राइवेटाइजेशन के कमीशन के हेड थे, वो एक स्पीकर थे, एक और साहब थे जो नेशन में लिखते हैं, मन्नू करके उनका कुछ नाम था, और एक मैं था। तो मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इससे किया कि जेनू राजा व्यापारी उन्हीं परजा भिखारी। फिर दसी जी, मैंने कहा कि जेनू राजा व्यापारी, कि जिनका राजा कारोबारी हो जाए। जी, जिनका राजा या जिनके जहाँ के हुक्मरान
अगर कारोबारी तबके के लोग होंगे, उन्हीं प्रजा भिखारी कि फिर वहाँ की आवाम सिर्फ भिखारी होती है। देखिए आपने वादा किया था कि अब सियासत की बात नहीं करेंगे और आप घुमा के ले आए ना। देखिए मैंने तो कहावत बयान की है, अब अगर आप इसे ये कहावत नहीं हकीकत है। देखिए जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा व्यापारियों का हाँ, तो फिर कौम तो भिखारी बनेगी। देखिए ये फिर आपने एक ऐसी बात की कि ये हकीकत हो गई। देखिए वो कहते हैं कि जो कौमें तारीख से सबक नहीं लेती, उनका जोग्राफिया बदल जाता है। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर दोहराइए जुमला जनाब। ये जनाब ये जुमला यूं ही है कि जो कौमें तारीख से सबक नहीं लेती, उनका जोग्राफिया बदल जाता है। बहुत तो सुंदर। अब ये भी देखिए, और मेरा ख्याल है हम उसकी भी एक मिसाल है, ठीक है ना, हम उसकी भी एक मिसाल है। मैं ज़्यादा उसकी तफसील में नहीं जाना चाहूँगा। तो ये वो चीज़ें अगर हम आपने तो चंद जुमलों में पूरी 175 साल की तारीख को बयान कर दी कि जिस शाख पे बैठे उस शाख को काटना, राजा व्यापारी थे प्रजा करनी भिखारी, मतलब हम तो यही सब देख रहे हैं। जी दुरुस्त दुरुस्त। अब इसमें जो है ना, हर कोई अपने अपने लेवल पे देखिए, इसके लिए करप्शन करने के लिए मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा कि कोई बहुत बड़े आप लैंड ग्रैबर नहीं होने चाहिए। अगर आपने अपने घर के बाहर जो फुटपाथ का हिस्सा अगर अपनी पोर्च में या अपने एक ढलान के तौर पे शामिल कर लिया, तो आप भी वैसे ही लैंड ग्रैबर हैं जिस तरह कोई एक बड़ा लैंड ग्रैबर है। तो जिस तरह वो है कि अगर आपने छोटी सी, जिस तरह हमने कहा कि इदारों में अगर आप काम करने के बजाय गपशप और सियासत कर रहे हैं, तो फिर आप भी वैसे ही करप्ट हैं। बल्कि किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, चूंकि दोबारा खैर करप्शन पे बात आ गई। उन्होंने कहा अगर आप घर में आधी चम्मच चीनी इस्तेमाल करते हैं चाय में, और होटल में जाके 2 चम्मच डालते हैं, और घर में आप किसी एक काम के लिए 1 टिश्यू इस्तेमाल करते हैं और बाहर जाके उसी काम के लिए 4 या 5 टिश्यू कर रहे हैं, तो आपको मेरा ख्याल है अपनी गिरबान में झांकने की जरूरत ऐसे है। किरदार मैंने जिंदगी में देखे हैं, होटल में नहीं दफ्तर में, कि वो जब दफ्तर में चाय पीते थे तो बजाय 1 के 2-3 टी बैग डालना और फिर उसके अंदर शुगर जो है बजाय 3 की 4-5 नहीं डालना, और उससे कहा यार शुगर बता कहना यार घर में बिल्कुल पीता नहीं, वो बैलेंस रहती सारी है। तो बहरहाल ये भी एक है। जी सही, बिल्कुल जी, सही सही फरमा रहे हैं। इस वक्त जो आगही जिस समाजी ज़राए अबलाग के बिना पे जिस नहज पे चली गई है, तो मैं उसे इलाज का पहला दर्जा करार देता हूँ। सही। इलाज का पहला दर्जा ये है कि आपको इल्म हो जाए कि मुझ में खामी, मुझ में कमज़ोरी, मुझ में ख़राबी क्या है। तो मेरा ख्याल है कि हम मिन हसूल कौम अब इस वक्त इससे गुजर रहे हैं। अब अहम बात यह है कि हम इससे क्या सबक लेते हैं। एक बात मैं आपको वसूख से कह दूँ कि ये मुल्क जो है ना, ये खुदा का तोहफा है। और ये देखिए, ये अब देखिए किसी को भी आप एक तोहफा दें, अगर वो तोहफे की कदर व मंजिलत नहीं करता, तो फिर जो तोहफा देने वाला उस तोहफे के साथ क्या करता है वो है। तो ये मुल्क अल्लाह का एक दिया हुआ अतिया, एक तोहफा है, हमें इसको कदर करने की ज़रूरत है। बल्कि मैं एक स्टेप और कहूँगा, जी प्लीज़। सिर्फ तोहफा और अतिया नहीं है, एक अमानत है जो हमें अगली नस्ल को देनी है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं तो आपको एक बात बताऊं कि ये मुल्क क्या, इसका हर एक जो इसमें जो भी वसाइल हैं, जी हम उस वसाइल के भी अमीन हैं। जी। और और उसका फिर एक चीज ये भी है, जैसे कहते हैं ना औलाद को, कि औलाद सपूत होती है, कपूत होती है और पूत होती है। कि सपूत वही जिसमें इजाफा करता है और पूत वही जो बरकरार रहता है और कपूत जो बड़ा करता है। बराबर है। तो इस मुल्क पे हमें न सिर्फ एक अगली नस्ल को देना है, बल्कि पहले से बेहतर बना के देना है। और हमने सबका ठेका नहीं लिया है, अपनी अपनी हद तक जो भी हम बेहतर कर सकना चाहे करना करते रहना चाहिए मुझे। मेरा ख्याल है ये सेगमेंट भी एंड की तरफ आ रहा है, तो मैं एक बात के साथ इसका अख्तिताम भी करना चाहूँगा। जब मैं बीएससी कर रहा था इस्लामिया साइंस कॉलेज से, तो हमारे एक टीचर थे अब्दुल मुबीन खान, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा मुसलमान कौम का एक बड़ा अलमिया ये है, या आप जो भी अच्छा है बात करें, कि वो अपने माजी पे बड़ा फ़ख्र करती है। हमने 700 साल स्पेन पे हुकूमत की, 1000 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत की, वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा क्या आज का हमारा हाल ऐसा है कि मुस्तकबिल के आने वाला बच्चा हमारे हाल पे फ़ख्र कर सके? अगर ऐसा नहीं है तो मेरा ख्याल है हमें अपनी गिरबान में झांकने की ज़रूरत है, हमें अपने अतवार ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाली नस्ल जो है वो इसी तरह हमारे माजी पे भी फ़ख्र करे जिस तरह हमने अपनी गुज़िश्ता नस्ल पे फ़ख्र आज का हाल तो ऐसा नहीं है। दुरुस्त। आज का हाल तो ऐसा नहीं है, दुरुस्त। और कोई और आगे ठीक करेगा नहीं। देखिए मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो गालिब का शेर है ना, कि वो चेहरे पे गर्द थी और मैं आईना साफ करता रहा। ओए होए होए, चेहरे बिगड़ थी और मैं आईना साफ करता रहा। देखिए हम किसी का बात ना करें, मैं कतई तौर पे जिम्मेदार नहीं हूं कि आप क्या करते हैं, मैं सिर्फ अपने आप को ठीक कर लूं, मैं अपने अमाल का, अपने उसका जिम्मेदार हूं। हर कोई अगर अपने आप को ठीक कर ले
मेरा ख्याल है सब ठीक है। देखिए चलो कंक्लूड तो आप करेंगे, लेकिन अपने पार्ट में कंक्लूड करते हुए मैं एक बात कहूंगा कि मैं अक्सर ये अपने दोस्तों से कहता हूँ कि 75 साल से हम ये देखते आ रहे हैं कि हर आदमी ये चाहता है कि दूसरा एक अच्छा मुसलमान हो जाए, दूसरा एक अच्छा पाकिस्तानी हो जाए, और दूसरा एक अच्छा इंसान हो जाए। और इस पर हम इतनी मेहनत करते हैं कि अपने ऊपर वो मेहनत करनी भूल जाते हैं। हालांकि अगर हम खुद को एक अच्छा पाकिस्तानी बनते हैं, खुद को बाकी के ठेके छोड़ के खुद को एक अच्छा मुसलमान आते और खुद को एक अच्छा इंसान आते, तो आज शायद इस मुल्क में 2-4 करोड़ तो अच्छे मुसलमान और अच्छे पाकिस्तानी होते। हम दूसरों को ठीक करते रह गए, दूसरों को मुसलमान बनाते रह गए, अपने ऊपर नहीं है। जी दुरुस्त, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं खाली जिस बात पे इसको कंक्लूड करना चाहूँगा, जो इस वक्त हाल है, जो तकलीफ दह है, क्योंकि ये बातें भी लोग नहीं सुनना चाहते जो मैं और आप इस वक्त कर रहे हैं, कि वो एक लतीफ़े नुमा वाक़या है, और इसी पे हम इसको कंक्लूड करेंगे कि एक बादशाह ने किसी से पूछा कि मेरी प्रजा, मेरी आवाम कैसी है, मैं कैसे जान सकता हूँ? तो हमारे आपके जैसा कोई उसका बुजुर्ग महर था, कोई मुशीर था, उसने कहा हुजूर कोई बड़ा मसला नहीं है, आप एक बहुत बड़ी हौज़, बहुत बड़ा तालाब सा खुदवा दीजिए, और जब वो बन जाए तो आप तमाम लोगों से कह दीजिए कि रात इसमें सब एक एक कप, एक एक प्याला भर के दूध डाल दें, और सुबह जो है वो पूरी जो हौज़ है वो दूध से भरी हुई होगी। आपको पता चल जाएगा कि आपकी आवाम आपसे प्यार करती है और कितनी ऑनेस्ट आवाम है, ईमानदार आवाम है। तो खैर वो बादशाह का हुक्म चलता है, हौज़ बन जाती है, हुक्म दे दिया जाता है। अब बदकिस्मती से चूंकि आवाम मेरे और आपके जैसी होती है, या मैं आपके लिए भी नहीं कहूँगा, मेरे ही जैसी थी चलिए, तो वो जो है हर किसी ने ये सोचा कि चूंकि सब दूध डालेंगे, एक मैं अकेला पानी डाल दूं तो क्या होगा। तो सुबह जब देखा तो हौज़ जो है वो पानी से भरी थी। और मुझे ये लगता है कि ये बस ये समझ लीजिए कि यही हमारा और आपका किस्सा है। जिस दिन हमने ये हौज़ दूध से भर दी, उस दिन कहानी पलट जाएगी। मैं आखिर में आपसे एक छोटी सी याद लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरा अपना भी ट्रेनिंग से काफ़ी वास्ता रहा है, और मैं बतौर ट्रेनर अपने ट्रेनिंग को हमेशा अपना मोबाइल नंबर ज़रूर देता था, व्हाट्सएप ज़रूर देता था कि अगर प्रोफेशन से लिहाज से कोई प्रॉब्लम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई साल हो गए छोड़े हुए, लेकिन अक्सर बेशतर मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं और लोग गाइडेंस सीख करते रहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो रिलेशनशिप है। अगर आप याद दें तो मैं आपका मोबाइल नंबर भी, आपका व्हाट्सएप नंबर भी इसकी स्क्रीन डाल दूँ, ताकि आपके कोई पुराने जानने वाले जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग अटेंड की हो, कोई नए लोग अगर आपसे कभी मशवरा करना चाहें तो आपसे व्हाट्सएप पे मशवरा कर सकें। आपसे माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं, कतई नहीं फारूक साहब, बिल्कुल आपको इजाज़त है। और अगर कोई राब्ता करेगा, कोई इसमें किसी चीज़ में, तो किसी को कोई मशवरे की ज़रूरत है, तो इट्स ऑलवेज़ अ प्लेज़र। लेकिन आपको पता है कि बस थोड़ी-सी इसमें ये होता है कि कुछ नॉनसेंस किस्म की कॉलें भी आती हैं। मतलब मैं पहले ही बता दूँ कि मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में कतई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। किसी ऐसी खातून को जिनके पास मैसेज करने का उसका मैं बैलेंस लोड नहीं करवा सकता। तो ये जो तरह के आप बड़े होके करेंगे क्या फिर आप? देखिए जब बड़ा होगा मैंने भी अपने जो मेरा ग्रुप है, जो मेरे लोग हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की हुई कि मैं कॉल अटेंड नहीं करूंगा। हाँ, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। जी दुरुस्त, मेरे ख्याल है ये बहुत मुनासिब बात है। और उसके बाद अगर आप हो तो उनको फिर आप कह भी सकते हैं कि हाँ अब आप कॉल कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो अपनी सवाल, अपनी जो भी बात जानना चाहते हैं उसमें संजीदा है। तो आप बिल्कुल मैं सुहेल याकूब साहब का व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रहा हूँ, इनका जो अपना सेल्स का, मार्केटिंग का, HR का तजर्बा रहा है। तो जो नौजवान अगर कभी किसी प्रॉब्लम में कोई मशवरा लेना चाहें वक्त ज़ाय किए बगैर, तो वो अपना सवाल एक या टेक्स्ट या ऑडियो के सूरत में भेज दें, और इंशाल्लाह आपको सुहेल याकूब साहब लाज़िम जवाब देंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मेरा ख्याल है दैट्स व्हाट आई ओwe इट टू द यंग पीपल। जी, थैंक यू। सुहेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त लगाया और आपके साथ बात करके मुझे बड़ा मज़ा आया। अगर आप याद दें तो मैं आपसे बात में भी राब्ते में रहूँ। बिल्कुल फारूक साहब, ये तो आपको कोई कहने की नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। मैं तो कहूँगा कि मेरी तरफ से शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और मुझे तो खुद ऐसा लग रहा था कि कभी मैं वायद पहुंच गया था, कभी मैं DHL में था, तो इस सफर के लिए, और कभी मैं PIA में OSD लगा हुआ था। बिल्कुल कभी तो इसके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी, चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।